हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी की अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रही होगी। मैं बताता हूं, मैं भी एकदम बढ़िया हूं मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों के सामने बेटा लेके आया हूं जो सीए फाउंडेशन का मई 2025 का आईसीए का पेपर नंबर 1 हुआ था, सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग। उसको मैं यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ ही दिन पहले आईसीए की तरफ से सजेस्टेड आंसर इसका आया था, तो मेरे को था कि मैं आप लोगों के साथ में पूरा डिटेल में डिस्कस कर लूँ, ताकि जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस पीवाईक्यू को करके जाना, ठीक है ना। सो मेरे साथ में आप अपने पास में, अगर आपकी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा अपने एंड से करते हो, तो आपको इस वीडियो के जरिए वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। सो मैं आपके पास 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन एक एक करके बेटा डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलो करें जरा शुरुआत। यस सर। तो हाँ बेटा, देखिए क्वेश्चन पेपर जो आपके पास मिलता है प्योरली सब्जेक्टिव पेपर है आपका, पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग, ठीक है ना। और इसमें क्वेश्चन 1 जो होता है वो हमारा कंपलसरी होता है, ठीक है ना। तो वो कंपलसरी आपके टोटल 20 मार्क्स क्वेश्चन होता है, पहला कंपलसरी होता है, उसमें चॉइस पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है ना, अलग अलग। बाकी में क्या करना होता है आपको, कोई भी 5 क्वेश्चन में से 4 करने होते हैं, मतलब बाकी 5 में से कोई भी 4 करने होते हैं। तो देयर इज अ ओवरऑल चॉइस, पहला कंपलसरी, बाकी 5 में से 4 करने होते हैं, ठीक है ना। अब जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर बेटा हमारे पास हमेशा ये चीज रहती है कि उसमें 12 मार्क्स के 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स होते हैं, जिसमें 6 ट्रू फॉल्स होते हैं 2-2 नंबर के, ठीक है ना। और उसका हमें रीजन देना होता है। सबसे पहले हमेशा यही पेपर में अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहला है भी क्या, स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला आपके पास यही रहता है हमेशा, ठीक है ना। ये 6 है, 2-2 नंबर के हिसाब से 12 मार्क्स के, ठीक है। तो हमें देखते जाना, एक बार डिस्कस कर देना। सबसे पहले क्या है, ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द डिस्काउंट कॉलम इन द ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अरे भाई फॉल्स हो गया, क्योंकि वो तो कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं करते बुक्स में, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। वो तो कैश डिस्काउंट होता है, रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे आंसर भी आपके पास गिवन है। तो अगर मैं आंसर देखूं, वो क्या है, फॉल्स। आंसर क्या है, फॉल्स है। तो डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक जो है वो रिकॉर्ड कैश डिस्काउंट को करता है। सरल भाषा में आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज का आप रट्टा मार सकते हैं, नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या पॉइंट है बस, ट्रू फॉल्स, और अकॉर्डिंगली आपने अपने पास में अपनी अच्छी खासी इंग्लिश में लिख देना, ठीक है ना। फर्दर ट्रेड डिस्काउंट तो हमारा बुक्स में रिकॉर्ड ही है, तो हमने 2 बातें बतानी है बस, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता और जो आपका डिस्काउंट कॉलम में आता है वो कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है ना। यस सर। फिर अगला क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मींस ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड एट यूनिफॉर्म मॉनेटरी यूनिट्स। बात तो सही है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस आपकी मॉनेटरी वैल्यू वाली है उनको हम किताब में रिकॉर्ड करते हैं और यूनिफॉर्म बेसिस लेते हैं। भाई ऑब्वियसली इंडिया में अगर बनाएंगे तो रुपीज में है, यूएस में है, डॉलर में, तो उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो ट्रू हो गया। एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शंस जिन्हें मेजर टर्म्स ऑफ मनी में किया जा सकता है उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। एडिशनली मॉनेटरी यूनिट जो है वो यूनिफॉर्म भी होने चाहिए, फॉर एग्जांपल रुपी, डॉलर, एटसेट्रा, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है, इफ अ सोसाइटी एनपीओ हैज अ सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी द प्रॉफिट लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट शेल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। तो ये हम अपने पास सीखते भी है। जैसे हम कई बार हॉस्पिटल वगैरह की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, अगर आपके पास मेडिसिन वगैरह की शॉप है तो हम क्या बोलते हैं, उसका अलग से सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, और जो भी प्रॉफिट लॉस आता है उस एक्टिविटी से वो हम सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाते हैं, ठीक है ना। रादर देन की सारी परचेज, सारी सेल वगैरह, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लेके जाए, तो हम क्या करते हैं, उसका अलग से सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और जो प्रॉफिट लॉस आता है वो लेके चले जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उस ट्रेडिंग एक्टिविटी का। तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट इज ट्रू। तो in case of trading activities, profit loss from such activity to be transferred to income and expenditure account in case of consolidated accounts। तो कंसोलिडेट मतलब जब आप लास्ट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, ठीक है ना, उस समय। फिर नेक्स्ट क्या है, पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विल शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। अरे गलत हो गया। अगर आपके पास बेटा डीड नहीं होती है तो उस केस के अंदर जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है वो किस में होती है, इक्वल होती है। तो बहुत बेसिक सा है। इन्होंने बोला कैपिटल रेशियो में होती है, ऐसा तो ना होता है, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। इन एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट प्रॉफिट लॉसेस किस में शेयर करते हैं बेटा, इक्वली शेयर करते हैं अमंग द पार्टनर्स, ठीक है ना। फिर एलएलपी के 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए जो रेजिडेंट होने चाहिए। अब ये ना एक्चुअली आप लॉ में पढ़ते हो, है तो चलो अकाउंट्स के अंदर भी थ्योरी, बट याद आया था बच्चों को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या है बेटा, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर तो होने चाहिए जो इंडिविजुअल्स होने चाहिए, उसमें से वन ऑफ देम शुड बी रेजिडेंट, ये प्रोविजन है। तो स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शुड हैव एट लीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर इंडिविजुअल्स एंड वन ऑफ देम शुड बी रेजिडेंट। एक आपके पास कम से कम रेजिडेंट होना चाहिए, यानी कि दोनों के दोनों होने चाहिए, ठीक है ना। और लास्ट क्या है, A non-profit organization registered under Section 8 of the Companies Act can distribute its surplus among its members। तो वो तो कर ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट फॉल्स होगी। सो दे कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस, तो फॉल्स हो गया। तो एनपीओ जो रजिस्टर्ड होती है सेक्शन 8 के अंदर में, इट कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस टू इट्स मेंबर्स, ठीक है ना। वो आपका रिजर्व फंड में चला जाता है, बेसिकली जनरल रिजर्व वगैरह, और वो बाकी चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए आपके पास काम आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या था बेटा, नेक्स्ट आपके पास थ्रेटिकल एक पॉइंट आ गया, थ्रेटिकल क्वेश्चन है। वो क्या है, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
तो ये दो आते हैं, दो मार्क्स के हिसाब से दो बन जाएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या अकाउंटिंग, तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थ्योरी का जब चैप्टर करते हैं उसमें बात आती है, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज करते बेटा आपकी डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज को। तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला एलिमिनेट करना नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना होने से क्या होता था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कंपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि हैंड एंटिटी अपने हिसाब से किताबें बनाती थी तो हम कंपेरिजन ही नहीं कर पाते थे। स्टैंडर्ड्स आने से क्या हुआ, यूनिफॉर्मिटी है कि हर एंटिटी बेसिकली क्या कर रहे हैं, उसी सेम बेसिस पे सेम स्टैंडर्ड को फॉलो करके किताबें बना रहे हैं, जिससे अब कंपैरिजन हो पाता है। तो मेन वही चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि एलिमिनेट करना कि जो कंपैरिजन नहीं कर पाते थे। एंड इससे इंप्रूव होती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप भरोसेमंद बनती है आपकी जो फाइनेंशियल में और ज़्यादा बेटर रिलायबल होती है, ठीक है ना। और फिर एक और आ रहा है, प्रोवाइड सेट ऑफ ऐसे स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो मेन ये ऑब्जेक्टिव है कि हमें स्टैंडर्ड अपने पास में बताने हैं, पॉलिसीज वगैरह है जो वैल्यूएशन कैसे करनी है, चीज़ों को डिस्क्लोज क्या क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें हमें स्टैंडर्ड्स बताते हैं, ठीक है ना। देन अगला एक है बेटा इसी के अंदर में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी और करें सर, लायबिलिटी वो जो किताब में दिख रही है, अब आपके पास क्रेडिटर है, लोन है, सारी क्या आपकी लायबिलिटी है, ठीक है ना। जबकि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कल को होगा नहीं होगा, हमारे कंट्रोल में नहीं है। कोई कोर्ट में केस चल रहा है, अभी तक आपका वो चल रहा है, पता नहीं है, कोई गारंटी वगैरह आपने दे रखे, तो वो क्या होती है, कंटीजेंट लायबिलिटीज होती है, जिसे फुट नोट में एक तरीके से दिखाते हैं हम लोग। तो बस वही बताना है। तो सबसे पहले क्या आ गया, लायबिलिटी क्या आ गया, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बेसिकली जो पास्ट इवेंट से आता है, आपके आज की वो ऑब्लिगेशन है, आपके ऊपर एक जिम्मा आ रहा है किस चीज़ का, पास्ट में कोई इवेंट आपने गुड्स खरीदे जिसकी वजह से क्रेडिटर आपकी एक आज की लायबिलिटी है, ठीक है ना। और इस लायबिलिटी के सेटल होने पर क्या होगा, आपकी जेब से पैसा जाता है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होता है। अब रिसोर्सेज बड़े मनी नहीं है, क्योंकि पैसा भी जा सकता है, आप अपना एसेट भी दे सकते हो सकता है ना, तो इससे आउटफ्लो रिसोर्सेज। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट आपके पास हुआ, गुड्स खरीदे थे, पास्ट इवेंट था, आज आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, और जिसके सेटल होने पे आपकी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होता है बेटा, या तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जो है वो प्रोबेबल नहीं है, या जो अमाउंट आपके पास देना है वो है मेजर नहीं कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल ऊपर भी लिख सकते हो, क्रेडिटर, बैंक लोन, ऐसे आप एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल क्लेम अगेंस्ट द एंटरप्राइज नॉट एक्नॉलेज जस्ट जेट। तो जैसे मैंने बोला कोर्ट में कोई केस चल रहा है, उसका अभी तक आपकी फाइनल नहीं हुआ, तो अभी चल रहा है, ठीक है ना। गारंटी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, वो आ गया, ठीक है ना। इन रिस्पेक्ट ऑफ आपके पास जो बिल्स डिस्काउंट कराते हो, जब हम अपने पास एक चैप्टर भी करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, वहां जब बैंक से बिल डिस्काउंट कराते हैं, तो वो आपके पास जो बिल डिस्काउंट करा लेते बेटा, फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टिल द ड्यू डेट, वो आपकी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है, बिल डिस्काउंटेड। क्यों अगर कल को अगर ड्रॉई ने पैसे नहीं है तो बैंक वाले तो आपसे पैसे लेंगे ना, इसलिए, ठीक है ना। कोई स्टैट्यूटरी लायबिलिटी अंडर डिस्प्यूट, अगर कोई कोर्ट वगैरह में केस चल रहा है, तो वो आपके पास चीज आ जाती है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है, जिसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं बेटा, कहाँ पे, बाय वे ऑफ नोट्स। तो आप जैसे यही नहीं कि पूरा लिखना है, बड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना, बस वो पॉइंट आ रहा है। देन अगला क्या बेटा आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन है, कहते हैं ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज फाइनल अकाउंट्स ऑन 31 मार्च ईच ईयर। तो 31 मार्च को किताबें बनाई जाती है, ठीक है ना। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से कोई भी इन्वेंट्री टेकिंग नहीं हो पाई टिल 15 अप्रैल। तो ये आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो कहते हैं कुछ कारणों की वजह से हम लोग इन्वेंट्री पॉसिबल नहीं कर पाए, इन्वेंट्री टेकिंग। ऑन विच डेट टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स स्टोर में कितने थे, 150। तो 15 अप्रैल का स्टॉक दे दिया, 15 अप्रैल का स्टॉक दे दिया। अब हमें रिवर्स आना है, उल्टा आना है, क्योंकि हम 15 अप्रैल से 31 मार्च तक आएंगे। कह रहे फॉलोइंग फैक्ट्स इस 15 दिनों के अंदर में, 31 मार्च से 15 अप्रैल तक। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 150। देखो पॉइंट दे रखे, लास्ट में ये मांग रहा है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बता दो 31 मार्च 25 की, तो रिवर्स आना है। तो वी हैव टू, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 15 अप्रैल। तो इसमें रिवर्स जब आते हैं ना बेटा, जो गुड्स खरीदे होते हैं इस 15 दिन में माइनस करते हो, उल्टा आते हैं, और जो गुड्स आपने बेचे होते हैं उनकी कॉस्ट को हम ऐड कर देते हैं, उनकी कॉस्ट को हम ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले उसने मुझे क्या ही दे रखा है, देखो सेल्स यदि क्रेडिट और कैश दो सेल्स है, दोनों को मिला के कितनी होगी सर, 95,000 होगी। परचेजेस कैश और क्रेडिट दोनों को मिला के कितनी होगी, 40,000 होगी। अब सेल्स की जो कॉस्ट है, सेल्स में से प्रॉफिट उठाओगे ना, सेल तो सेलिंग प्राइस पे है, तो जीपी रेट देख लेते हैं, ये आपके पॉइंट देखे नीचे, गुड्स आर सोल्ड बाय ट्रेडर प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। तो जितनी सेल है उसमें 20% तो प्रॉफिट है, वो माइनस करके जो बाकी कॉस्ट बची उतना ऐड कर देंगे इसमें। तो 95,000 की सेल है, तो ऐड कर देना बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल जो है 95,000 माइनस इसमें से जीपी रेट 20% हो गया, 95,000 विच इज 19,000, तो 76,000 ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम रिवर्स आ रहे हैं, हम उल्टा आ रहे हैं, ठीक है ना। और जितनी परचेज की थी विच वॉज 40,000 वो माइनस हो जाएगी, तो आप देखेंगे तो आगे होगा, तो ये लेस हो रही है परचेज जो है वो लेस हो रही है 40,000, ठीक है ना। फिर अब पॉइंट देखते हैं, सेम पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास सम क्वेश्चन करते हैं लेक्चर में, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में भी ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। कहते हैं 25 मार्च को, मतलब साल खत्म होने से पहले, कुछ गुड्स सेल वैल्यू 30,000 के दिए थे सेल और रिटर्न बेसिस पे कस्टमर को।
पीरियड ऑफ अप्रूव वैसे था 4 वीक्स का। ही रिटर्न 25% ऑफ द गुड्स ऑन 12th अप्रैल अप्रूविंग द रेस्ट। कस्टमर को बिल हमने 25 अप्रैल को किया, मतलब जो बिलिंग करी। अब उसने क्या बोला, कहते हैं 25 तारीख को हमने गुड्स दिए थे सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। मुझे बताओ, जब कुछ गुड्स देते हैं कस्टमर को अप्रूवल बेसिस पे, आपके गोडाउन से तो स्टॉक कम हो जाता है, पर क्या वो आप ही का स्टॉक है जो कस्टमर के पास पड़ा है, क्या वो आपके स्टॉक में ऐड होना चाहिए? द आंसर इज यस। हम हमेशा यही करते हैं, फाइनल काउंट का भी चैप्टर याद होगा ना, इसमें 2 एंट्रीज ज्यादा करते थे। क्या, पहले सेल रिवर्स करते हो सेल टू डेटर, फिर आप स्टॉक को बढ़ाते हो एट कॉस्ट, तो क्योंकि वो आपके गोडाउन से तो बाहर हो गया, वहां फिजिकली नहीं पड़ा, पर है तो आप ही का स्टॉक जो उसके पास पड़ा है, क्योंकि अब तक उससे अप्रूवल आया नहीं और समय है उसके पास अप्रूव या रिजेक्ट करने का। तो हमें 30,000 की जो गुड्स, ये तो सेल वैल्यू, इसकी जो कॉस्ट है इसे अपने पास ऐड करना है पर इसमें से 25% तो बेटा उसने मुझे अप्रूव कर ही दिए। ओहो, 25% वो ऑलरेडी अप्रूव कर चुका है। यस, 25% तो ऑलरेडी अप्रूव कर चुका है हमारे पास में। 25% जो वो तो आपके पास में अप्रूव नहीं, और 25% आपके पास में रिटर्न कर चुका है, 25% रिटर्न कर चुका है। तो मेरे को बताओ, मेरे पास में 30,000 के गुड्स थे जो मैंने भेजे थे, इसमें से 25% जो है वो तो रिटर्न ही हो गए। 25% कितना हो जाएगा? 30,000 का 25%, दैट इज 7,500। तो अभी भी 22,500 के इफेक्टिवली उसके पास हुए ना। देखो, क्योंकि जो 7,500 गुड्स की सेल वैल्यू है उसकी जो कॉस्ट बनती है वो तो भाई ये 12 अप्रैल को भेजे ना, तो ये तो जो 15 अप्रैल को स्टॉक लिया उसके अंदर ऑलरेडी आ ही चुका है। जब 25% वापस कर दिए 12 अप्रैल को, तो उसकी जो कॉस्ट होगी उन 25% की, वो तो मेरी इसमें आ ही चुकी है ना, तो मैं उसको क्यों ऐड करूंगा? मेरे को करनी पूरी 30 की थी, जो भेजे थे गोडाउन से चले गए, पर 25% तो ऑलरेडी आ चुके वापस, तो उसकी कॉस्ट तो ऑलरेडी ऐड होगी। तो मुझे इनकी जो है, इनकी कॉस्ट ऐड करनी है। मुझे क्या करनी है? इनकी कॉस्ट ऐड करनी है। तो बेटा ये क्या है? इसकी सेल वैल्यू, और इसमें प्रॉफिट कितना है? 20%। तो 22,500 का 20%, 4,500। 22,500 का 4,500, तो कितनी बनी बेटा कॉस्ट? 18,000। तो 18,000 आपके पास बनती है कॉस्ट। 18,000 आपके पास क्या बनती है? कॉस्ट। जितने से हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। सर हम 75% का क्यों ले रहे? बेटा 25% तो वापस कर दिए, तो उसकी कॉस्ट तो ऑलरेडी ऐड होगी। टोटल की करनी थी ना, क्योंकि 25 मार्च से पहले भेजे थे, हमारे ही स्टॉक था जो उसके पास गया था, तो 25% तो ऑलरेडी वापस आ गए थे 12 अप्रैल को, तो वो तो ऑलरेडी मेरी कॉस्ट में ऐड हो गए। तो मैं सिर्फ 75% का करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये आपके पास ऐड कर दिया जाएगा, आप चेक करेंगे, उसने सीधा लिख दिया 80% और 22,500, हमने माइनस करके दिखा दे, वो 18,000 को ऐड हो रहा है। आप चेक कर सकते हैं, 18,000 ऐड हो जाएगा। 22,500 कैसे आ रहा है? 30,000 का 75%, क्योंकि 25% तो ऑलरेडी वो मुझे क्या कर चुका है? 25% तो ऑलरेडी अपने पास वापस कर चुका है, तो जो उसकी कॉस्ट है वो इसमें ऑलरेडी एडिड है, तो मैं उसको क्यों करूंगा? मैं 75% जो है उसी की कॉस्ट लूंगा, तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या कर दिया? 20% माइनस कर दिया, तो वहां गया। फिर इसमें अगला पॉइंट आता है, कहता है द ट्रेडर हैज ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 इन द मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। तो ट्रेडर को कुछ गुड्स मिले थे मार्च में, हमें मिले थे गुड्स किसी और के बिहाफ पे कंसाइन, हम किसी के लिए एजेंट है, हम किसी के लिए एजेंट है, तो उससे गुड्स मिले थे 10,000 की कॉस्ट के। 50% गुड्स मैंने 31 मार्च तक बेच दिए थे, अनदर 25% मैंने 15 अप्रैल तक बेच दिए। ये सेल्स हमारी सेल्स में नहीं, क्योंकि हमारी सेल तो हम तो किसी के लिए एजेंट है। देखो हम क्या करते हैं, अपना माल भी बेचते, अपने गुड्स भी बेचते, और हम किसी और के बिहाफ पे ही बेच रहे हैं। तो मेरे गोडाउन में अगर किसी और का स्टॉक पड़ा है, क्या वो मेरा स्टॉक है? नहीं, तो मेरे स्टॉक से माइनस किया जाएगा। मुझे जानना है मेरा स्टॉक जो मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट था वो कौन सी डेट का था? सर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 15 अप्रैल का था, तो मुझे ये देखना है इस 15 अप्रैल के स्टॉक में कितना स्टॉक अभी भी किसी और का पड़ा है। यू वुड नॉट से कि सर 10,000 का था तो उसमें से 50% बेचा, 50% पड़ा है। नहीं, 50% तो उसका हिस्सा बचा हुआ था 31 मार्च को, 25% तो हमने और बेच दिया ना 15 अप्रैल तक। तो आज की डेट में कितना बचा हुआ है? क्योंकि वो मेरा स्टॉक नहीं किसी और का, मैं उसे हटाऊंगा ना, मेरे को अपना स्टॉक जानना है। हाँ, मैंने 31 मार्च को अगर स्टॉक की वैल्यूएशन करी होती तो मैं 31 मार्च के केस के अंदर में अपने पास में माइनस करता 50% हिस्सा, क्योंकि उस दिन 50 पड़ा था।
आज हमारे पास कितना पड़ा 25%, तो 10,000 का जितना 25% है वो हम अपने पास में क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे, तो लेस कर देंगे 10,000 का 25% विच इज 2500। तो टोटल माइनस हुआ, ये आपकी स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी कौन सी डेट की, 31 मार्च की। कौन सी डेट की आ जाएगी, 31 मार्च की। जितने गुड्स आज मेरे गोडाउन में बचे हुए हैं किसी और के बिहाफ के, वो हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे, वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। यस सर। बेटा अब हम चलते हैं अपने पास में अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 पे आते हैं, जरा मैं इसका क्वेश्चन और आंसर वाली फाइल अपने पास में कर लूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसके अंदर में 2 पार्ट दिए हुए। पहला पार्ट क्या आ रहा है, फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड आउट इन द बुक्स ऑफ द XYZ, गिव नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम। अरे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का आ गया। तो इसमें हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ तक 8 तक है, और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और 10 पॉइंट्स है, एक एक करके पॉइंट पढ़ते जाते हैं। हमने अपने पास एंट्रीज डालनी गलतियों को लेके। सिंपल सा रूल है, सही को सही, गलत को उल्टा, ये रूल है हमारा, ठीक है ना। सबसे पहला क्या है, अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम आर अमाउंटिंग टू ₹10,000 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू द सेल्स बुक। तो बेटा हमने गुड्स आर से खरीदे, गलती से गलत सब्सिडरी बुक में डाल दिया। तो हमारी जो सही एंट्री थी वो क्या थी, परचेज टू आर, और हमने गलत एंट्री क्या डाल दी, सेल बुक में डालने की वजह से क्या हो गया, आर टू सेल्स हो गया, आर डेबिट हो गया और सेल्स क्रेडिट हो गया, उस गलत किताब में लेके। तो अब सही कैसे करेंगे सर, परचेज को डेबिट करना है करो, सेल्स को गलती से क्रेडिट कर दिया उसे भी डेबिट करो, और आर को क्रेडिट कर देंगे डबल से, जो करना था क्रेडिट कर दिया डेबिट, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास रेक्टिफिकेशन आ जाएगी, एंट्री आ जाएगी परचेज सेल टू आर 10,000 10,000 20,000, ठीक है जी। फिर अगला, फर्नीचर खरीदा है फॉर ऑफिस यूज अमाउंटिंग 25,000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। ओहो, खरीदा है फर्नीचर, डाल दिया परचेज बुक में, तो आपको फर्नीचर को डेबिट करना था, गलती से आपने परचेज को डेबिट कर दिया, तो क्या करेंगे सर, फर्नीचर टू परचेज, बड़ी आसान सी एंट्री है भाई, 25,000, ठीक है ना। अगला भी फर्नीचर का, माइनर रिपेयर टू द फर्नीचर अकाउंट अमाउंटिंग टू 1,500 वर डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। ओहो, छोटे मोटे रिपेयर कराए जी फर्नीचर के, छोटे मोटे 1,500 के, गलती से फर्नीचर में डेबिट कर दिया। अरे भाई रिपेयर को डेबिट करना था, फर्नीचर को थोड़ा करना था, तो रिपेयर को डेबिट करो, और जो फर्नीचर को गलती से डेबिट कर दिया उसे क्रेडिट करो, तो रिपेयर टू फर्नीचर, रिपेयर टू फर्नीचर, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अगला, wages amounting to ₹3,000 paid to workmen for making office furniture has been charged to wages account। तो कुछ हमने ऑफिस फर्नीचर बनवा रहे थे, उसके आपके पास वेजेस पे करी थी, तो वो किस में डेबिट होगी सर, जो भी खर्चा हमारे एसेट का जब तक बनकर तैयार नहीं हो जाता वो उस एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है, तो एसेट में डेबिट होना था फर्नीचर में, तो डेबिट फर्नीचर को करना था, हमने गलती से वेजेस को कर दिया, हमने तो वेजेस को कर दिया ना, और वो फर्नीचर का, तो फर्नीचर को डेबिट करो, और जो वेजेस को कर दिया उसे क्रेडिट करो, तो क्या हो जाएगी एंट्री, फर्नीचर टू वेजेस 3,000 से। आसान से पॉइंट है, बिल्कुल आसान से बेटा। फिर क्या आता है, ट्यूशन फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन 25,000 हैज बीन डेबिटेड टू ऑडिट फीस अकाउंट। ओहो, बच्चे की स्कूल की, अब स्कूल तो क्या बोलूंगा, अपना ट्यूशन अलग से ही पढ़ रहा होगा, ठीक है ना, तो ट्यूशन फीस है, तो ड्राइंग्स है, सिंपल सी बात है, वो ड्राइंग्स है, स्कूल में दे रहे हैं कि कहीं टीचर पे पढ़ा रहे, ट्यूशन फीस, तो वो जो है ना, वो जो अमाउंट है वो जाना चाहिए था ड्राइंग्स में, आपने कहाँ डाल दिया, ऑडिट फीस दिखा रहे हो भाई, ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स को डेबिट करो, ऑडिट फीस को क्रेडिट करो, तो ड्राइंग्स टू ऑडिट फीस 25,000, ठीक है जी। अगला, amount of 10,000 due from Mohan which had been written off as bad debt in the previous year was unexpectedly recovered। ओहो, किसी ने हमारे पैसे नहीं दिए थे पिछले साल, आज उसकी अंतरात्मा जाग गई और हमें पैसे दे गया, तो सर इसे बैड डेट रिकवर्ड बोलते हैं, बैड डेट रिकवर्ड हैज बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ मोहन। अरे भाई जब बैड डेट की रिकवरी होती है तो एंट्री होती है कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, ये एंट्री होनी थी, हमने गलत क्या डाल दी, हमने पर्सनल अकाउंट में लेके कैश टू मोहन, सही एंट्री थी कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, गलत क्या डाल दी, कैश टू मोहन, तो ठीक कैसे करेंगे सर, मोहन टू बैड डेट रिकवर्ड, सिंपल, तो मोहन टू बैड डेट रिकवर्ड 10,000, ठीक है ना। फिर गुड्स कॉस्ट बी 7,000 सेल्स प्राइस 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स के तौर पर बांटा अमंग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। ओहो, फ्री सैंपल्स की डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, फ्री सैंपल्स टू परचेजेस, ठीक है ना, परचेज कम करोगे, और ये हमेशा किससे होता है, कॉस्ट से, हमेशा किससे होगा, कॉस्ट से, तो एडवर्टाइजमेंट या फ्री सैंपल्स टू परचेजेस कॉस्ट से आना, 7,000 से कॉस्ट से आना, ठीक है ना। अगला, गुड्स अमाउंटिंग टू 1,000 रिटर्न बाय अ कस्टमर जी एन कंपनी वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। ओहो, ध्यान से सुनते हैं,
बेटा किसी ने हमें गुड्स वापस करे, तो जब वापस करते हो सेल रिटर्न होती है, तो हमारी एंट्री थी सेल रिटर्न टू कस्टमर। ठीक है ना, कस्टमर का मतलब जीएन कंपनी है, वो लिख देते हैं नाम भी, सेल एंड रिटर्न टू जीएन कंपनी 1000, ये सही एंट्री थी। अब इसमें गलती क्या करी, गलती ये करी हमने उसे सेल बुक में डाल दिया। सेल बुक में डालने से बेटा सेल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया, और वहां से हमने कस्टमर को भी क्रेडिट कर दिया, तो जीएन कंपनी को भी क्रेडिट ही कर दिया। नॉर्मली अगर बोलता ना, कुछ नहीं बोलता, तो मैं मानता जीएन कंपनी डेबिट हो गया, क्योंकि सेल डे बुक में जाने से जीएन कंपनी डेबिट हो जाता, फिर मैं पूरी एंट्री लिखता जीएन कंपनी टू सेल, पर ऐसा नहीं, जीएन कंपनी को क्रेडिट ही किया, और सेल बुक में डालने से सेल तो क्रेडिट ही हुआ है, क्योंकि सेल आगे क्रेडिट होगा। जीएन कंपनी स्पेसिफिकली लिख दिया क्रेडिट हो रहा है, नहीं तो वो डेबिट होता। इट वुड हैव बीन लाइक योर फर्स्ट जैसे हुआ था, पर यहाँ पे अब अलग हो गया। यहाँ पे पता क्या हुआ, इसको तो डेबिट करना है करो, इसको गलती से क्रेडिट कर दिया, इसको भी डेबिट करो, पर ये तो सही हो गया, इसको तो करना था क्रेडिट, करा भी क्रेडिट ही है, तो अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, सस्पेंस आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, सस्पेंस आ जाएगा। ठीक है ना, तो बस वो आपकी एंट्री बन जाएगी। तो रिटर्न इनवर्ड बोल दो या सेल रिटर्न, सेल्स टू सस्पेंस, जीएन कंपनी नहीं आएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि जीएन कंपनी को सही डाला है, जीएन कंपनी को क्रेडिट करना था, क्रेडिट ही किया है कस्टमर को। अगर वो ना लिखता ना वो लाइन, तो हमारा पक्का होता कि सेल बुक में डालने से वो डेबिट ही हुआ है, फिर यहाँ स्पेशली लिख दिया बेटा। ठीक है ना, अगला, A bill of exchange received from SSN company for 10,000 had been returned by the bank as dishonored and had been credited to the bank and debited to BR। तो बेटा मुझे बताओ, कोई बिल है वापस बैंक कर रहा है, वापस बैंक क्यों कर रहा होगा, डिसऑनर हो रहा है सर, क्योंकि हमने कभी ना बैंक से डिस्काउंट कराया होगा, तो यानी कि डिस्काउंटेड बिल है, लिखा नहीं, पढ़ के पता चल रहा है, जो आज डिसऑनर हो रहा है क्योंकि बैंक वापस कर रहा है। तो हमारी एंट्री जो सही में डलनी चाहिए थी वो हमेशा होती है, जब भी बिल डिसऑनर होता है पार्टी डेबिट हो जाती है, कस्टमर फिर से डेटर बन जाता है, तो वो आपके पास में एंट्री होनी चाहिए थी एसेंस कंपनी डेटर टू बैंक, ये सही है। हमने गलत क्या डाल दी, हमने BR टू बैंक कर दिया। एक बात याद रखना, जब भी बिल डिसऑनर होता है, जो आपके पास पार्टी है वो फिर से डेटर आपका बन जाता है, जब भी रिस्पेक्ट में नहीं, आपके पास पड़ा है डेटर टू BR, बैंक से डिस्काउंट करा डेटर टू बैंक, इंडोर्स करा था डेटर टू क्रेडिटर, बिल फॉर कलेक्शन वाला है आपके पास वैसे ही आता है, तो बेसिकली क्या है, वो हमेशा फिर से डेटर बन जाएगा। तो उस केस के अंदर में हमेशा ध्यान रखने का है, आपके पास डेटर होना था डेबिट टू बैंक, गलती से क्या कर दिया BR टू बैंक, तो ठीक कैसे करेंगे सर, एसएस कंपनी टू बिल रिसीवेबल। और फिर लास्ट है एक BR था 2500 का, पास थ्रू द बिल पेबल बुक, बिल वॉज गिवन बाय जैक। ओहो, बिल ड्रॉ किया था गलती से, बिल एक्सेप्टेंस वाली किताब में लेके बीपी में, तो एंट्री क्या थी सही, BR टू जैक, बीपी बुक में डालने से क्या होगी, जैक टू बीपी। तो ठीक कैसे करेंगे, BR BP टू जैक, BR BP टू जैक। अब यहाँ स्पेशली बोला नहीं कि जैक को ठीक किया है, तो वो गलती है, गलत किताब में डालने से जैक डेबिट ही हो रहा है। ठीक है ना, वो स्पेशली बोलता है कि जैक को क्रेडिट किया, फिर हम सस्पेंस बोलते हैं। ठीक है ना, और कुछ नहीं बोल रहा तो बेटा हमारे लिए वो ये कि नॉर्मल केस में सस्पेंस देखो एक ही जगह आया, चाहे इस वाली एंट्री में आया, 8th में आया, बाकी तो नॉर्मल एंट्री थी आपके पास में। ठीक है ना, डबल साइडेड एरर थे, वही एक था जिसमें आपका ऐसा हो रहा था सस्पेंस वाला, तो हमेशा यही मान रहे हैं कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाला है, बिफोर फाइनल अकाउंट्स आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाला। ठीक है ना, यस सर, अगले साल वाला होता है तो बताता ही है वो। ठीक है ना, अगले साल अगर करते हो गलती को ठीक तो बताता है हमेशा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मेसर्स XYZ ब्रदर्स ऑन 31 मार्च 25 फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बुक। तो BRS बनानी है। ठीक है जी, और हमारे पास में कुछ पॉइंट्स दे रखे 9 तक, और हाँ 9 तक पॉइंट्स है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट है बैंक का पासबुक का डेबिट बैलेंस है 60 to 500 ईयर एंड पे। तो डेबिट बैलेंस मतलब क्या हो गया, अनफेवरेबल, क्योंकि पासबुक का तो बेटा क्रेडिट इज फेवरेबल ना, तो अनफेवरेबल है, तो ब्रैकेट में लिख के चालू कर देंगे। ठीक है ना, तो पासबुक का हो रहा है तो BRS है। इंस्टीट्यूट ने एक तो वो मतलब प्लस वाली अप्रोच से दिया हुआ है, हमारे पास हाँ ऑल्टरनेटिवली ये वाला भी दिया हुआ है, जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि अब नेगेटिव है तो नेगेटिव से शुरू कर लो ना, तो हमारे पास नेगेटिव है तो हम उस वाली से कर रहे हैं, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस से शुरू हो रहा है, अनफेवरेबल से 60 to 500 नेगेटिव। ठीक है, पॉइंट्स पढ़ते जाते हैं एक एक करके। क्या दे रहा है सबसे पहले, अ चेक वर्थ ₹1000 डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक बाय अ कस्टमर बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। तो किसी कस्टमर ने, अब हमने ना पासबुक का एंगल सोचना है, पासबुक को कैश बुक पे लेके आना है, ये कैश बुक है पासबुक, सिंपल है भाई। ठीक है ना, अब किसी ने आपके पास सीधा पैसे बैंक में जमा करा दिए तो पासबुक बढ़ गई, पासबुक बढ़ गई, और उसने बोला कंट्री कैश बुक में नहीं तो पासबुक ज्यादा है, तो जो भी करना है पासबुक को करना है,
तो पासबुक ज़्यादा दिख रही है तो पासबुक को कम कर देंगे, पासबुक ज़्यादा दिख रही है डिपॉजिट करना तो पासबुक होगा, कोई आपने जो भी करना है पासबुक से शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो कम कर देंगे बेटा। तो लेस कर देना है चेक डिपॉजिट डायरेक्टली बाय कस्टमर 1000, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आउट ऑफ द चेक इशूड वर्थ ₹85,000 चेक अमाउंटिंग टू 50,000 ओनली वर प्रेजेंटेड टिल 31 मार्च। तो कितने पेंडिंग रहेंगे बेटा, बैलेंस कितने बचे अभी भी पेंडिंग फॉर प्रेजेंटिंग 35,000। तो 35,000 के ऐसे चेक्स है जिससे कैश बुक कम हो गई, कैश बुक कम हो गई पर पासबुक से प्रेजेंट नहीं, तो पासबुक कम नहीं हुई, ये कैश बुक कम हो चुकी है इतने से, पासबुक को भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये भी कम ही हो रहा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 35,000 से कम हो, क्योंकि कैश बुक कम हो चुके तो पासबुक को भी कम कर देंगे, ठीक है ना। फिर अ चेक फॉर 10,000 रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट इन वॉज नॉट सेंड टू द बैंक। कहता है जी चेक मिला, कैश बुक में एंट्री भी करी, बैंक में जाके डिपॉजिट नहीं करा तो भाई कैश बुक बढ़ा दी, पासबुक में एंट्री नहीं करी तो पासबुक को भी बढ़ा दो, पासबुक को भी बढ़ा दो। तो हम क्या करेंगे, ऐड में आ रहे हैं चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक 10,000, ठीक है ना, यस सर। फिर चेक वर्थ ₹50,000 एंड बीन सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट द कलेक्शन वाज रिपोर्टेड एज अंडर। कलेक्ट 31 मार्च से पहले कितने हुए 35, 10 अप्रैल को कितने हुए 10, 12 अप्रैल को कितने हुए 5। तो बेसिकली 31 मार्च को कितने पेंडिंग है, तो 31 मार्च को तो 15,000 पेंडिंग थे ना, जिनकी कलेक्शन बाद में, वो यहाँ से ही पता चल जाता, उसे नीचे देने की जरूरत नहीं थी। देखो हम तो रिकन्सिलेशन 31 मार्च को बना रहे थे, हमें तो 31 मार्च को वेरिएशन देखनी है। मैंने डिपॉजिट कराया 50 के, देखो ना मैंने डिपॉजिट कराया 50 के, बैंक में 35 तक के तो क्रेडिट हो गए ना, मैंने कराया 50 के, बैंक में 35 तक के तो क्रेडिट हो गए ना, इतना तो पहुंच गया, अभी भी इतना गैप है 15,000 का। तो पासबुक आपके पास में क्या है, कम दिख रही है तो पासबुक को बढ़ा देंगे, ठीक है ना, तो 15,000 से ऐड कर देना। तो चेक कलेक्टेड आपके पास में जो हो रहा है बाद में 15,000, दैट इज चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड, ठीक है ना, वो आ गया। फिर द बैंक मेड अ डायरेक्ट पेमेंट ऑफ 1,500 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो बैंक ने कोई डायरेक्ट पेमेंट करी, मान लो कोई इंश्योरेंस प्रीमियम की होती है, सेंडिंग इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है ना, कोई भी है, उसने डायरेक्ट पेमेंट करी, उससे पासबुक क्या हो गई, कम हो गई, पासबुक कम हो गई, तो पासबुक को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। पासबुक कम हो गया, कैश बुक में एंट्री हुई नहीं तो पासबुक को बढ़ा देंगे, 1,500 से ऐड कर देंगे, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक 1,500, ठीक है जी, यस सर। फिर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्जेस बाय द बैंक 4,000 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, सेम हो गया। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के चार्जेस की वजह से बेसिकली ये इंटरेस्ट पे किया, ओवरड्राफ्ट के ऊपर है ना, तो पे किया, तो उसकी वजह से क्या होगा, पासबुक कम हो गया, उन्होंने चार्ज किया तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, तो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, 4,000 से बढ़ा देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, क्योंकि एंट्री सिर्फ पासबुक में हुई थी, ठीक है ना। फिर बैंक चार्जेस वर 200 हैव बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द बुक। अभी ट्वाइस कौन सी है बेटा, ऑब्वियसली कुछ नहीं बोल रहा, कैश बुक ही है, ठीक है ना। और एक लिख रहा है वेरस इंश्योरेंस चार्जेस 175 के डायरेक्टली पेड बाय बैंक नॉट एट ऑल एंटर्ड इन द कैश बुक। तो दो अलग अलग बातें, बैंक चार्जेस की 2 बार एंट्री डाल दी, इससे क्या हुआ, एक बार तो सही डाला, दूसरी बार डालने से कैश बुक कम हो गई। देखो एक बार पासबुक में 200 रुपये डले, कैश बुक में 200 डले, ठीक हो गया। एक और बार एक्स्ट्रा कैश बुक में डाल दे तो कैश बुक कम हो गई, कैश बुक कम हो गई तो पासबुक को भी क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो 200 रुपये से तो माइनस करना है, वो ये रहा, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, माइनस वाले में आ रहा है 200, माइनस में आ रहा है, ठीक है ना। और फिर एक बोल रहा है इंश्योरेंस चार्जेस 175 पे करे, बैंक ने एंट्री नहीं हुई कैश बुक में, ओहो, इंश्योरेंस चार्जेस की पेमेंट बैंक ने पे करी तो पासबुक तो कम हो गई, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, पासबुक तो कम होगी, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो पासबुक को बढ़ा देंगे 175 से, तो ये ऐड हो रहा है, इंश्योरेंस चार्जेस पेड बाय बैंक ऐड हो रहा है 175, ठीक है जी, यस सर। फिर कहते हैं क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाय 5,000। इसमें ना हमेशा दो चीजें देखा करो, पहले डेबिट की क्रेडिट साइड, किसकी बात हो रही है, कैश बुक की। अब कैश बुक की बेटा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में फर्क क्या होता है, सर डेबिट साइड होती है रिसीट साइड, क्रेडिट साइड होती है पेमेंट साइड, तो वो इस वाली साइड की बात कर रहा है। दूसरा बोल रहे हैं अंडर कास्ट, अंडर कास्ट का मतलब आप जो अमाउंट दिखा रहे हो वो लेस दिखा रहे हो। मुझे बताओ अगर आप पेमेंट वाली साइड में कम अमाउंट दिखाओगे, पेमेंट कम दिखाओगे, तो बैलेंस क्लोजिंग जो होगा, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा कि कम होगा, सर वो बढ़ जाएगा, क्योंकि पेमेंट आप कम दिखाओगे तो बैलेंस बढ़ जाएगा। रिसीट कम दिखाते हो तो बैलेंस कम हो जाएगा, पेमेंट कम दिखाओगे तो बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है रिसीट साइड है पेमेंट साइड है, ओवरकास्ट है कि अंडरकास्ट है। देखो रिसीट साइड ओवरकास्ट होएगी तो बैलेंस बढ़ जाएगा, रिसीट साइड का डायरेक्ट रिलेशन है, रिसीट ज़्यादा बैलेंस ज़्यादा, रिसीट कम बैलेंस कम। और पेमेंट साइड में उल्टा है, पेमेंट ज़्यादा दिखाओगे तो बैलेंस कम हो जाएगा, पेमेंट कम दिखाओगे जो इस केस में तो बैलेंस आपका बढ़ जाएगा। तो इससे कैश बुक बढ़ गई, कैश बुक बढ़ गई तो क्या करेंगे, पासबुक को भी अपने पास बढ़ा देंगे, कितने से 5,000 से, तो इसलिए वो ऐड में आ रहा है क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट है 5,000, ठीक है जी। यही सारे हमारे पॉइंट्स, यस सर यहीं तक थे।
तुम्हारी सारी चीज़ हो जाएगी, लास्ट में आपका बैलेंस नेगेटिव ही आ रहा है, तो नेगेटिव क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओवरड्राफ्ट एज पर दी कैश बुक जो आ रहा है, नेगेटिव है तो दैट इज ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना। तो आपकी बीआरएस बन जानी, इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगर आपको लगता है आपने प्लस माइनस करके कॉलम बनाना है, प्लस का अलग माइनस का अलग, वैसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे एडलेस करके दिखा देते हैं, एक ही बात है। और इसमें ये अप्रोच ऑलवेज कन्वीनियंट होती है कि नॉर्मल बैलेंस या नॉर्मल लिखो, ओवरड्राफ्ट लिखा है बस बैलेंस ब्रैकेट में डाल दो, थॉट में कभी उल्टा नहीं करो, तो दिस द इजिएस्ट वे, ठीक है ना। वरना बच्चे को थॉट उल्टी करनी पड़ती है, उसमें गलती कर देता है, वो जो एक और अल्टरनेटिव उन्होंने दिया हुआ, ठीक है। यस सर। फिर बेटा हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एबीसी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 वाज एज फॉलोज, फिगर्स आर इन थाउजेंड, तो फिगर थाउजेंड में बेटा ये वाली सारी तो ये एनपीओ का क्वेश्चन आ गया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे रहा है, ठीक है ना। और हमें नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, फिगर्स इन थाउजेंड चाहिए सारी ये वाली, ये ओपनिंग वैल्यूज है और ये क्लोजिंग है, तो ये ओपनिंग दे दी और एक क्लोजिंग दे दी। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टडी मैट में भी है, इवन पहले भी आया हुआ है, हम करते भी लेक्चर में वैसे ही है, ठीक है ना। तो यहाँ दे रखा है सब्सक्रिप्शन ड्यू अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग का खर्चा दे दिया। चेक अनप्रेजेंटेड बिंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, एक ये पॉइंट अच्छा होता है, मतलब जहाँ बच्चा गलती करता है, ये वाला पॉइंट मैं समझाऊंगा। फिर मशीनरी इक्विपमेंट की वैल्यू दे दी, इंटरेस्ट कुछ एंटर नहीं हुआ पासबुक में, और बोनस टू ग्राउंड्समैन जो है आउटस्टैंडिंग। आपसे कह रहा है ईयर एंड पे जो है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजर आर टू बी इंक्रीज बाय टोटल ऑफ ₹3 लाख। बेटा ऊपर वाली सारी वैल्यूज इन थाउजेंड है, तो इसमें से क्या कर देना, 3 जीरो काट देना, एक्चुअली में क्या हो गया 300 हो गया, ऊपर वाली सारी वैल्यूज इन थाउजेंड है, 3 जीरो काट देना, ठीक है ना। कह रहा है इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। देखो इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाना है, अब क्लोजिंग बैलेंस शीट अगर मांगी है तो ओपनिंग भी तो बनेगी ना, ओपनिंग भी बनेगी, क्यों, कैपिटल फंड निकालने के लिए, तभी तो क्लोजिंग को टैली कर पाओगे। तो हमें क्या क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है बेटा, एक तो इस बार का फिगर थाउजेंड में ही है सारी, ठीक है ना। फिर हमें क्या बनानी है बेटा, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, और एक ओपनिंग भी बनेगी, ये ओपनिंग हो गई, ये वर्किंग नोट में आती है, ये वर्किंग नोट में आती है, ठीक है ना। तो हम डीमार्केशन अलग से रख सकते हो, ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, तो कहीं से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट बाय पॉइंट लेके चलते हैं, ठीक है जी। तो उसने क्या दिया है, उसने दिया बेटा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 225, क्लोजिंग है 150, और सब्सक्रिप्शन मिली कितनी है वो रिसीट पेमेंट में दिख रही होगी, तो सब्सक्रिप्शन आपको डोनेशन सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है रिसीट साइड पे 3900, तो क्या करने का बेटा, सिंपल सी बात है, 3900 है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाता है, ओपनिंग माइनस हो जाएगा, तो 150 ऐड 225 माइनस, तो यहाँ पे जब डालोगे इनकम एक्सपेंडिचर में, तो बाई डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन का इकट्ठे दिया हुआ 3900 प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमने यही दिखा दिया, अलग से वर्किंग नोट में माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो इतना आपकी सब्सक्रिप्शन की इनकम आ जाएगी। हाँ, जो ओपनिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वो कहाँ दिखेंगे, रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट में, तो वहाँ भी दिखा दो। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आ गया 225, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आ गया। आपको हमेशा कौन से अप्रोच सिखाई है यहाँ पे मैंने, हमेशा हम सीखते बेटा आइटम बाय आइटम, और जिस आइटम को पिक किया उसको एंड टू एंड सारी जगह डाल दो, आपकी कभी गलती नहीं होती, ठीक है ना। फिर अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, तो 150 ओपनिंग में है, 120 क्लोजिंग में है, ये आउटस्टैंडिंग है, प्रिंटिंग खर्चा है आपका, उसका आउटस्टैंडिंग है। और ये प्रिंटिंग ऑफिस का खर्चा भी दिया बेटा कितना, 420 का, प्रिंटिंग ऑफिस का 420 का खर्चा है, ठीक है ना। तो 420 का खर्चा है, आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग में 150, क्लोजिंग में 120, तो ओपनिंग में डाल देते हैं आउटस्टैंडिंग में आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी दे रखा है 150, क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग आपका दे रखा है प्रिंटिंग का 120, रिस्पेक्टिव खर्चा रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट में आ गया आउटस्टैंडिंग जो है। और अब आपके यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा, प्रिंटिंग एंड ऑफिस का जितना पे किया था प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ये क्लोजिंग ऐड हो गया, ओपनिंग माइनस हो गया, तो 120 आपका क्लोजिंग था, 150 ओपनिंग था, ठीक है ना। तो आपका खर्चा आ जाएगा आउटर कॉलम में बाहर, ठीक है ना। ये अमाउंट आपका बन जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो जाना है प्रिंटिंग ऑफिस का एक्रूवल के हिसाब से। फिर अगले पॉइंट में मैं लास्ट पे आता हूँ बेसिकली, क्योंकि मेरे को मेन इस पर डिस्कशन आपसे डिटेल में करनी है, जो चेक एंड प्रेजेंटेड का है, ठीक है। फिर मशीनरी इक्विपमेंट का आपको दे रखा पॉइंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट 1200 ओपनिंग है, क्लोजिंग 2625 है। तो इसका क्या करते हैं, मैं आपको इजी वे में बेटा क्या करता हूँ बेटा, इसका अकाउंट बना देता हूँ, इससे क्या होगा आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, मशीनरी इक्विपमेंट का आपको अकाउंट बना के दिखा देता हूँ। इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, प्लस माइनस करके दिखा रहे हैं आंसर में, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो ओपनिंग में 1200 है, क्लोजिंग में 2625 है, ओपनिंग में 1200 है, क्लोजिंग बैलेंस 2625 है,
अब आपके पास क्या क्या दिया है देखो मशीन एंड इक्विपमेंट के बारे में। एक तो बेटा ये मूविंग मशीन आपके पास खरीदी है, सेकंड है पेमेंट साइड पे 2250, तो ये 2 कैश बैंक आ रहा होगा। टू टू फाइव जीरो, क्योंकि रिसीट पेमेंट में तो क्या क्या आ रहा होगा, या खरीदी या बेची, ठीक है ना। फिर उसने मुझे कुछ बेचने में बताया, यस इक्विपमेंट है, बेचा भी है। सेल ऑफ इक्विपमेंट है, कितने का, 120 का, 120 का इक्विपमेंट बेचा भी है, तो ये भी आ गया। बाय कैश में 120, बस और कुछ नहीं है। तो बाकी क्या निकल आएगा सर, डेप्रीसिएशन। बाकी क्या निकल आएगी, मशीनरी इक्विपमेंट की डेप्शन। देखो जी, अब जो इक्विपमेंट बेचा उसकी ये नहीं बताया कितने वाला, तो मेरे लिए 120 वाला 120 बेचा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है ना। क्योंकि बोलता 150 वाले को 120 बेचा तो बाकी का लॉस, या अगर कम वाले को बेचा तो प्रॉफिट वगैरह आता वो अलग बात थी, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो 1 2 आपके पास 1200 प्लस 2250 माइनस 120 माइनस 2625, 705 की डेप्शन आ गई। 705 की क्या आ गई बेटा, डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब ये वैल्यूज डालनी है। ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले ओपनिंग वैल्यू डाल दी, यस सर 1200 है ओपनिंग में। क्लोजिंग वाली में क्लोजिंग डाल दी 2625 है, ठीक है ना। फिर जो हमारे पास डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगी ऑन मशीनरी 705। अब ये हमने रेफर अकाउंट, अब ये यहाँ पे दिखाने की लोड ही नहीं है, 705 सीधा आ गया, ठीक है ना। जो खरीदा बेचा वो यहाँ पे टिक हो जाएगा, वो यहाँ टिक हो गया, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस अगर होता तो वो अलग से डल जाता इनकम एक्सपेंडिचर में, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्लोज हो जाएगा। फिर कह रहे हैं इंटरेस्ट अभी तक एंटर नहीं हुआ पासबुक में, तो इतना इंटरेस्ट क्या हो गया, क्रूड इंटरेस्ट हो गया। वो एक्रूड इतना हो गया क्योंकि ऑब्वियसली इंटरेस्ट की एंट्री पहले आपके पास वहाँ होगी ना, तो वही नहीं डला। तो बेसिकली क्या है, कितने का एक्रूड इंटरेस्ट है, 30 का, तो यहाँ पे कितना डला हुआ है, बैंक इंटरेस्ट 45, तो 45 है प्लस 30 का एक्रूड ऐड हो जाएगा। तो बाय इंटरेस्ट अगर आप देखोगे 45 प्लस 30 75 हो गया इंटरेस्ट, क्योंकि एंट्रीज पहले पासबुक में होती है उसके बाद ही हम कैश बुक में करते हैं, तो वहाँ पे नहीं डला, तो वहाँ पे डालने भूल गए। तो वो आपके पास 45 तो मिल चुका है, 30 और है तो 75 होगा, और ये 30 क्या हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगा, इंटरेस्ट जो देखो 30, ठीक है। फिर क्या दिया बेटा, एक आपका बोनस टू ग्राउंड्समैन दे रखा है, 450 का आउटस्टैंडिंग है, तो 450 का बोनस आउटस्टैंडिंग है, तो ये लायबिलिटी साइड में दिख जाएगा एक तो ग्राउंड्समैन बोनस, और एक खर्चे के रूप में भी आ जाएगा 450 का, आपको आना चाहिए। ये रहा बोनस टू ग्राउंड्समैन 450 खर्चे के रूप में आ गया, ठीक है यस सर। फिर एक नीचे दे रखा ऑनोरेरियम का, उसने बोला ईयर एंडेड ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी ट्रेजरर को इंक्रीज करना बाय 300 से, 3 लाख लिखा वो इन थाउजेंड से ना 300, 300 से बढ़ाना है इस साल से उनका ऑनोरेरियम वगैरह जो है सेक्रेटरी ट्रेजर को। तो यहाँ क्या दे रखा है सर, यहाँ भी दिया हुआ ऑनोरेरियम, तो पर ये बेटा कब का दिया हुआ, पिछले साल का 600। अच्छा, तो ये जो 600 है लास्ट ईयर का है, यानी कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, ये 2024 का है जो इस साल पे किया, तो यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग दिख रहा होगा भाई, ये ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है देखो ऑनोरेरियम का 600, ओके। तो वो जो पे किया वो पिछले साल का किया, इस साल का वो पे ही नहीं किया ना, पर इस साल का होता कितना है, 600 नहीं है, इस साल 300 ज्यादा देना है उनको ऑनोरेरियम का, ठीक है ना। तो हमारा खर्चा जो बनेगा वो 900 बनेगा बेटा, तो आएगा ऑनोरेरियम का खर्चा कितना है, 600 प्लस 300 900। क्या ये पे किया, नहीं पे किया, तो ये सारा ही आउटस्टैंडिंग आ गया ऑनोरेरियम का 900। तो ये आपका खर्चा भी दिखा और ये आपका आउटस्टैंडिंग भी आ गया, ठीक है ना। क्योंकि पे नहीं किया, जो पे किया वो तो पिछले साल का किया, तो पिछले साल वाला जो पे इस साल किया वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग दिख गया, और जो इस साल का भी देना बाकी है वो 600 नहीं है 300 से बढ़ा देना, ठीक है ना, तो वो 900 हो गया। बाकी खर्चे वगैरह देख लेते कुछ और चीज़ें, फिर हम क्या करेंगे, जो मेन पॉइंट है अनप्रेजेंटेड का मैं उस पर भी आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो रिसीट साइड पे देखेंगे, रिसीट फ्रॉम टीज दिया हुआ बेटा 450 का, और खर्चे वाली साइड कॉस्ट ऑफ टीज भी दे रखे 375 के, तो नेट डाल दो। बेसिकली कोई भी एक्टिविटी है तो उसका नेट डाल दो, रिसीट भी दे रखा है और कॉस्ट भी दे रखी है, तो नेट में आपका दिखा दीजिए 450 माइनस 375, ठीक है ना। तो प्लस आपका रिसीट साइड में ही आ रहा है, तो रिसीट ऑफ टीज 450 माइनस एक्सपेंसिव 375, तो नेट हो गया 75, ठीक है ना, यस सर। फिर और क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू फेयर्स, ये इतना पैसा आया है, और फेयर्स का खर्चा कितना बेटा 600 का है, तो आपने रिसीट हुई है 150 की, खर्चा किया 600 का, तो नेट में खर्चा ज़्यादा है, नेट में खर्चा ज़्यादा, तो खर्चे वाली साइड आ जाएगा, फेयर्स का टू फेयर का आपका 600 माइनस 150 450 का खर्चा आ गया, ठीक है जी। फिर नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट का, वो सीधा ही नेट दे रखा है आपके पास में 1170, तो 1170 सीधा ही आ जाएगा रिसीट साइड पे, आपका जो इनकम साइड में उठ के आ जाएगा 1170 सीधा ही आ गया।
फिर डोनेशन मिली है फॉर द टूर्नामेंट, भाई ये तो टूर्नामेंट के लिए है, ये स्पेसिफिक हो गया, तो ये कहाँ दिखेगा बैलेंस शीट में, क्योंकि कल को टूर्नामेंट का जो भी खर्चा होगा इसमें से माइनस होगा, ठीक है ना। तो 1500 रुपये बैलेंस शीट में दिखेगा, तो वो अलग से दिख जाता है, डोनेशन जो टूर्नामेंट फंड में चला गया 1500, ठीक है जी, यस सर। फिर इधर देख लो और क्या क्या है, एक सर ग्राउंड्समैन की फी है 1125, तो वो खर्चे में दिख जाएगा, ग्राउंड्समैन फी 1125 सबसे पहले दिख रहा है। फिर एक दिख रहा है ग्राउंड रेंट दिख रहा है 375, वो भी आपका आ गया 375, ग्राउंड रेंट 375, ठीक है ना, यस। अब एक हमारे पास जो बचा बेटा वो बचा रह गया है यहाँ पे रिपेयर्स टू इक्विपमेंट का पॉइंट, जिसके बारे में नीचे लिखा है, और बैलेंसेस दिए हुए कुछ ओपनिंग क्लोजिंग, बस। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से सुनते जाना, जो बैलेंसेस आ रहे हैं पहले मैं उनको डालने जा रहा हूँ, कुछ को डाल दूंगा। कैश का बैलेंस देखो ओपनिंग में कितना है 150, तो ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में आ रहा होगा 150, ये कैश का आ गया। बैंक का बेटा कितना है एज पर पासबुक के हिसाब से दे रहा है, डिपॉजिट अकाउंट का दे रहा है 3345, तो डिपॉजिट अकाउंट का आ गया 3345। करंट अकाउंट का दे रहा है, भाई करंट अकाउंट का रुक जाओ, करंट अकाउंट का भी रुक जाओ, क्यों रुक जाओ सर, अरे यार नीचे उसने बोला था, अब मेन पॉइंट वही आ रहा है, वो डिस्कस कर लेते हैं। चेक अनप्रेजेंटेड बिंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, कहता है हमारे 450 और 390 के ऐसे चेक थे जो हमने तो इशू कर दिए, बैंक से प्रेजेंट नहीं हुए, हमने इशू कर दिए, बैंक से प्रेजेंट नहीं है, तो मुझे बताओ ये बैलेंस किसका दिया हुआ है सर, पासबुक का दिया हुआ है, ये बैलेंस किसका दिया, पासबुक का दिया हुआ है। तो जब ये बैलेंस पासबुक का दिया हुआ है हमारे पास में, क्या हम अपनी कैश बुक में एंट्री डाल चुके होंगे, यस हम अपनी कैश बुक में एंट्री डाल चुके होंगे। मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री क्या डाल दी होगी लास्ट ईयर, सर हमारी कैश बुक में तो एंट्री ऑलरेडी डल चुकी होगी ना, रिपेयर टू बैंक, कैश बुक में एंट्री डल चुकी होगी क्या, रिपेयर्स टू बैंक, लास्ट ईयर, क्योंकि आपके पास में अनप्रेजेंटेड है तो पासबुक से तो माइनस नहीं हुआ, कैश बुक हम कर चुके हैं। अब हमें तो कैश बुक का बैलेंस चाहिए, वो जो पासबुक और कैश बुक का वेरिएशन हो तो बीआरएस में दिखेगा, हमारी बुक्स में तो कौन सा दिखता है, कैश बुक का दिखता है। तो प्लीज समझो, यानी कि मेरी कैश बुक में जो बैलेंस दिख रहा होगा वो क्या दिख रहा होगा, क्या वो 900 ही दिख रहा होगा करंट अकाउंट का, नहीं, वो 900 रुपये माइनस 450 दिख रहा होगा, वो 900 रुपये माइनस 450 दिख रहा होगा, तो यहाँ पे वही आ रहा है आपके पास में, कैश विद बैंक इन करंट अकाउंट 900 माइनस 450, तो 450 आ रहा है। सेम तरीके से अभी क्लोजिंग में देख लो, तो क्लोजिंग का कितना बैलेंस है बेटा, करंट अकाउंट पे आ जाओ पहले, 225 है, तो इस बार के एंड पे भी एक ऐसा चेक है अनप्रेजेंटेड 390 का, तो 390 का आपके पास में जो है हमने एंट्री डाल दी कैश बुक में, पासबुक में नहीं डाला, हमने एंट्री डाल दी पासबुक में नहीं डाला, तो जो पासबुक में नहीं डाला तो उसका बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है ना, तो 225 में से आपका 390 माइनस होना है, जब माइनस करोगे तो ओवरड्राफ्ट बन जाएगा, क्योंकि 225 प्लस है, 390 माइनस करोगे तो ये -165 है बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का तो कम हो चुका है, तो बेसिकली इसलिए वो ओवरड्राफ्ट वाली साइड में आ गया 3165। और जो ये दोनों दे रखे हैं ये तो सिंपल है, डिपॉजिट अकाउंट का और कैश इन 4635 और 375, 4635 और 375, ये तो एच आ गया, ठीक है सर। सर फिर इसका रिपेयर के खर्चे से क्या लेना देना, बेटा है ही रिपेयर का, तो मुझे बताओ जब ये आपको बैलेंस पासबुक का दिया है तो जो रिपेयर का खर्चा है वो भी तो एज पर पासबुक हुआ, भाई ये दी ही पासबुक है, आपने पासबुक का जो बैलेंस था उस बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस हो उससे तो कैश बुक का बैलेंस निकाल लिया, ये रिपेयर का खर्चा भी तो एज पर पासबुक है। सर इससे फर्क क्या पड़ेगा, बड़ा फर्क ये पड़ेगा, मुझे बताओ जो चेक लास्ट ईयर का था 450 का, हमने लास्ट ईयर इशू कर दिया, हम ये एंट्री लास्ट ईयर अपनी कैश बुक में डाल चुके, पासबुक में नहीं डली, क्या ये चेक करंट ईयर में प्रेजेंट हुआ होगा, हाँ तो था तो पिछले साल का ना, मीन्स इसमें इंक्लूड है 450 का लास्ट ईयर का चेक, उसे माइनस करो, और इसमें इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडेड है 390 का चेक, क्योंकि वो तो हमने एंट्री डाल दी पासबुक में डली नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 450 जो पिछले साल का चेक था वो लास्ट ईयर आपके पास में हमने एंट्री डाल दी, पासबुक में नहीं डली, तो पासबुक में जो है वो तो इस साल में डली ना, तो ये 750 में पिछले साल का 450 वाला चेक जुड़ा हुआ, क्योंकि पासबुक है करंट ईयर की, तो पिछले साल का चेक इस साल जब प्रेजेंट हुआ होगा तो पासबुक से तो इस साल कम हुआ ना, तो उसमें 750 में से 450 माइनस करना और 390 ऐड करना है, बस ध्यान ये रखना है। तो रिपेयर्स के अंदर में 750 में 450 माइनस करके 390 ऐड करना है, ये ध्यान देने वाला पॉइंट है भाई,
लेक्चरों में डिस्कस करते हुए डिटेल में, यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बता दिया। एक तो देखो आपका पासबुक के बैलेंस आप कैश बुक के बैलेंस पे है वो तो ठीक है, पर वो खर्चा भी तो एज पर पासबुक है, दी आपको पासबुक है, तो उस केस में उसके बैलेंस को भी तो किस में कन्वर्ट करेंगे, खर्चे को भी तो कैश बुक के हिसाब से देखेंगे ना। बस वो पॉइंट करना है, बाकी अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल फंड आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, कोई और चीज देख लो अनटिक नहीं है। ये कहाँ चला जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग वाला। फिर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सारी चीजें टिक हो चुकी है, कॉलम की देख लो तो ये आ जाएगा सरप्लस। ये कहाँ चला गया, यहाँ पे, ये टोटल हो गया। और जैसे ही टोटल डालोगे आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगी और बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त, मजा आ गया। यस सर, अच्छा क्वेश्चन जो हमेशा बोलते हैं, इसमें मेन पॉइंट ये कैश बुक पासबुक वाला है, बाकी पॉइंट फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है ना। चलो अगले पे चले। यस सर, तो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, अगला है जी ए बी सी पार्टनर्स है, पार्टनरशिप का आ गया, जिनके बीच में रेशियो क्या है 2:1 की। बैलेंस शीट दे रखे 31 मार्च 24 के एज फॉलोज, एक नॉर्मल। दे हैव एग्रीड टू टेक डी एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 24 ऑन द फॉलोइंग टर्म। तो एडमिशन का क्वेश्चन आ गया बेटा, पार्टनर को ऐड कर रहे हैं, एडमिशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। एक नॉर्मल बैलेंस शीट है, 3 पार्टनर है एबीसी, उनकी रेशियो दे दी 2:1 ऊपर। कह रहे डी आपके पास कुछ पैसे लेके आएगा, वो सारे पॉइंट दे रहे हैं, एक एक करके हम पढ़ भी लेंगे। जन रिजर्व ये वो सारी चीजें, आपसे क्या क्या मांग रहा है बेटा, कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। 3 चीजें जो नॉर्मल है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो हमें 3 चीजों को अपने पास बनाना है एक एक करके, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या है, पहला पॉइंट तो जो कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है उसमें बाद में आता हूँ। वैल्यू ऑफ स्टॉक को इंक्रीज करना है बाय 3750। तो स्टॉक कितने का, इतने का है, इसको इतने से बढ़ाना है, तो इंक्रीज करना है और बैलेंस शीट में वैल्यू बढ़ जाएगी। तो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा बेटा 3750 बाय इन्वेंट्री, आपके पास स्टॉक 3750, और साथ के साथ कहाँ दिख जाएगा, बैलेंस शीट में। तो जो बैलेंस शीट आप बनाएंगे चारों पार्टनर्स के एडमिशन के बाद, उसमें क्या करेंगे, स्टॉक में जितना था वो ऐड होकर दिख जाएगा। अभी इनर कॉलम में इतना पूरा दिखाने के लिए ब्रैकेट में भी कर देंगे, चल जाएगा, ठीक है ना। 21375, ठीक है। फिर अगला है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, 10% बनानी ऑफ द डेटर। तो 8250 के पहले से कुछ नहीं बनी हुई, 10% बनानी है, तो 8250 का 10% कितना हो जाएगा सर, 825। तो नुकसान हो गया हमारे लिए, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 825, और ये क्या हो जाएगा सर, डेटर में से कम होकर दिख जाएगा। तो डेटर माइनस प्रोविजन, ये तो ऑब्वियसली दिखाई जाएगी, 8250 माइनस जो आपने 825 की प्रोविजन बनाई, तो नेट डेटर आ गए। फिर फर्नीचर को डेप्शन करना है 10% से, तो फर्नीचर आ गया 9750, तो 10% कम होकर दिख जाएगा बैलेंस शीट में। तो वो दिख रहा है 9750 माइनस 10% करके 8775, और ये कहाँ दिख जाएगा, नुकसान है हमारे पास, तो टू फर्नीचर एंड फिटिंग, जो 10% था फर्नीचर का 975, यही से पॉइंट आ रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को इन्हांस करना है, इन्हांस मतलब इंक्रीज करना 20% से, तो 37,500 का 20% देख लो कितना हो गया, 37,500 का 20% हो जाएगा बेटा आपके पास में 7,500, और इतने से बैलेंस शीट में वैल्यू बढ़ जाएगी। तो लैंड एंड बिल्डिंग 37,500 प्लस 20% करके 45,000 डायरेक्टली डल रहे ना पॉइंट, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। फिर ये तो गुडविल का पॉइंट है, इसका अलग से आएगा डीलिंग कैपिटल अकाउंट में। फिर जनरल रिजर्व भी अलग से आएगा, न्यू पीएसआर दे रखे वो भी अलग से आएगा। एक लास्ट में दे रखे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज में इंक्लूड है 1500 रुपये ड्यू टू आर, वो ए ने पे करे पार्टनर, उसकी एंट्री डाली नहीं है। ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, रिवैल्यूएशन पता है कौन सा आता है, अगर वो कहता है लाइबिलिटी है हमने देने ही नहीं उसको पैसे, खत्म हो गया, लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, यहाँ कम तो हो रही है पर वो पेमेंट करके हो रही है, हमने नहीं दी पार्टनर ने दी, तो लाइबिलिटी तो कम होगी। देखो अगर मैं लाइबिलिटी के पैसे दूंगा तो मैं लाइबिलिटी टू बैंक डालूंगा, बिना पैसे दिए कम करूंगा तो लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन था, पर पेमेंट हो रही है पर हम नहीं दे रहे, पार्टनर दे, तो हमने तो पार्टनर को देने ना। इट इज लाइक, मैं अगर सिंपल बोलूं, मतलब मैं इसकी बात करूं, मान लो ए पैसे लेके आएगा तो बैंक टू ए, और लाइबिलिटी को पे करोगे तो लाइबिलिटी टू बैंक, ये हो रहा है। अब इन दोनों को इकट्ठे कर दोगे तो एंट्री हो जाएगी लाइबिलिटी टू ए, तो लाइबिलिटी कम कर देनी है, हमने ए को क्रेडिट कर दिया क्योंकि ए ने दी है, तो लाइबिलिटी कम करेंगे, ए का कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे, तो ये मैं कैपिटल अकाउंट में डालूंगा। तो इसका रिवैल्यूएशन मत सोचना, बच्चा इसमें गलती क्या करता है, रिवैल्यूएशन में डाल देता है कि लाइबिलिटी कम होगी। अरे लाइबिलिटी कम अगर बिना पैसे दिए होती कि वो छोड़ देता अपने पैसे, तो मैं बोलता यहाँ ए ने पैसे दिए पार्टनर ने, तो हमने तो ए को देने ना, हम ये नहीं बोलेंगे हमारे लिए फायदा है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये हमारे पास में बन जाएगा रिवैल्यूएशन, हमारे पास क्या हो जाएगा 2:1 में प्रॉफिट लॉस जो भी आ रहा है बांट दो, तो आप चेक कर लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है सारी चीज़ें हो जाएगी, ये आपका प्रॉफिट आएगा, ये आपका तीनों पार्टनर का 2:1 में स्प्लिट हो जाएगा, 3 पार्टनर्स है इन तीनों में बढ़ गया।
फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, फिर है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को मैंने अपनी तरफ से टेढ़ा कर दिया, यहाँ पे मतलब सीधा कर दिया, टेढ़ा था वो। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं उधर लिख देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं तो समझने आपको मुश्किल होती। ठीक है ना, 4 पार्टनर है। अच्छा, इसमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मैंने निकाल लिया था, तो वो मैं टिक कर देता हूँ। ये निकल चुका था हमारा 3780 और वो वगैरह ना, ये निकल आया था 3780 3780 1890। ठीक है ना। यस सर। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ है सर, देखो सबसे पहले हमारे पास पहले से बैलेंस है 18 7500, तो ये डल जाएंगे। यस सर, 7500। फिर जनरल रिजर्व था 9750 का, वो भी डल जाएगा 221 में। तो बाय जनरल रिजर्व 221 9750 को बांटेंगे तो 3900 3900 1950। ठीक है जी। फिर हमारे पास बेटा क्या चीज़ आ रही है सर, गुडविल वाला पॉइंट और जो कैपिटल है। तो देखो वो कैपिटल के कितने लेके आ रहे हैं 7500, और रिक्वायर्ड सम ऑफ गुडविल, और गुडविल कितने की 22,500 की, और वो लेके आ रहा है गुडविल के। अब उसका हिस्सा कितना है, उसका हिस्सा है 5532 के हिसाब से। अगर डी का देखोगे 2/15, मैं बात तो करता हूँ अभी 2/15 का करना कैसे है, वो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जो बात होगी, पर उसका हिस्सा बनता कितना है जो वो लेके आएगा 2/15 के हिसाब से 5532 में 3000, जो वो रिक्वायर्ड सम है वो 3000 हो गए। तो टोटल में कितने लाया 10500, टोटल में कितना है 10500, तो इसमें 7500 कैपिटल है, 3000 गुडविल है। तो जो बाय बैंक आ जाएगा वो आप देखेंगे तो यहाँ पे बाय कैश बाय बैंक 7500 आ गया, जिसमें 7500 कैपिटल है, 3000 गुडविल है। अच्छा जी, गुडविल की एंट्री निकालने का आसान तरीका क्या है, आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो वगैरह करनी है वो कर लो, नहीं तो सबसे आसान क्या होता है क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो डेबिट इन न्यू रेशियो। तुम्हारे 4 पार्टनर है, तो क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो गुडविल थी 22,500, ओल्ड रेशियो है 2:1। ठीक है ना, तो 22,500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 9,000 4,500, 9,000 4,500। और डेबिट इन न्यू रेशियो 5532, 7,500 7,500 4,500 और 3,000। ठीक है ना, तो ये 1500 से क्या होगा क्रेडिट, मतलब इसने 1500 से सेक्रीफाइस हो रहा है, ये भी 1500 से आपके पास हो रहा है क्रेडिट, इसका कुछ नहीं होगा, और ये 3000 से डेबिट। तो ये बन गई हमारी गुडविल की एंट्री। ये किसकी एंट्री बन गई बेटा, गुडविल की। तो आप देखेंगे तो बाय डीज कैपिटल आ गया, ये दोनों क्रेडिट हो गए ए और बी, और ये आपका डी डेबिट हो गया। तो 1500 से दोनों क्रेडिट हो गए हमारे दोनों पार्टनर ए और बी, और ये डेबिट हो गया 30,000 से। तो गुडविल की एंट्री भी हो जाएगी, गुडविल की एंट्री भी हो जाएगी। ठीक है ना, तो गुडविल वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, कैपिटल के जो लेके आया था। जनरल जब हम बांट चुके हैं, न्यू पीएसआर का रोल हो गया। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी वाला मैंने आपको बोला, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी किसने पे करी है सर, ए ने दी है, ए ने दी है। 1500 की लायबिलिटी थी जो आर की तरफ थी, वो ए ने दी है, उसकी एंट्री डाली। तो इट इज लाइक ए पैसे लेके आया फर्म में, तो बैंक टू एज कैपिटल, लायबिलिटी पे करी, लायबिलिटी टू बैंक, इकट्ठे कर दो लायबिलिटी टू एज कैपिटल, और जो आपकी ए है। ठीक है ना, तो अब इस केस के अंदर में लायबिलिटी कम करनी है और ए को हमने देना है, तो ए की कैपिटल बढ़ जाएगी, तो बाय आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आ जाएगा 1500 से। और बैलेंस शीट में क्या होगी, बैलेंस शीट में से लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो बैलेंस शीट में टोटल लायबिलिटी कितनी की थी हमारी है, अगर देखोगे तो 2250 की थी, तो उसमें से 1500 कम हो जाएगी। तब चेक करेंगे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 2250 में 1500 कम कर दी हमने। ठीक है ना, और ये जो ट्रेड पेबल्स है ये तो एज इट इज़ आगे 19275, ये एज इट इज़ ही आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब एक बार के लिए जो कैपिटल अकाउंट्स की वैल्यूज है उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये बैलेंसेस निकल आएंगे बेटा सबके, बैलेंस वगैरह बाकी सारी चीज़ ठीक होगी। तो इन सबको क्या कर देना है, बैलेंस शीट में डाल देना है। तो एज इट इज़ डाल देंगे बैलेंस शीट में जो जो से निकल के आए। यस सर, तो ये चारों की बैलेंस आ जाएगी। यस सर, एक चीज़ बच जाएगी ओपनिंग बैलेंस शीट से, अगर देखेंगे कैश एंड बैंक, क्या ही इतना ही आएगा, नहीं नहीं सर, ये पैसे भी तो लेके आया था 10,500, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, कोई विड्रॉ तो करे नहीं, कुछ करे नहीं, तो 10,500 इसमें ऐड हो जाएंगे जो वो लेके आया था, तो 1650 में 10,500 ऐड हो जाएगा। ये बन गया, और बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी।
तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट इजी। देखो अगर आप प्रॉपर अप्रोच से कर रहे हैं गलती कभी नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है गलती कर, रिवैल्यूएशन इज ऑलवेज इजी। पार्टनर कैपिटल में थोड़ा सा ध्यान रखो गुडविल की एंट्री में, और कोई ध्यान नहीं रखना। एक छोटा सा पॉइंट था जो लायबिलिटी वाला पे किया था पार्टनर ने, ऑलरेडी डिस्कस है हमारे लेक्चर्स में, क्लास में हम करते हैं ऐसा सेम क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो वहाँ पे हम बात करते हैं और यहाँ पे वही था, कोई फर्क ही नहीं था, ठीक है ना। ये उन्होंने वर्किंग नोट बना दिया बेटा, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने क्रेडिट नोट डेबिट न्यूज से आपको सिखा दिया, पैसे निकाल दीजिए। और एक कैश एंड बैंक का बैलेंस का है वो हमने अभी प्लस करके दिखाई दिया, तो 12,150 जा रहा था, जो वो कैपिटल और गुडविल का इतना ला रहा था, ये एग्जिस्टिंग था ना, तो वो आपका आ गया। तो इससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। यस सर, अगले पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 4 पे आते बेटा, क्वेश्चन 4 पे आते। क्वेश्चन 4 किसके ऊपर है? क्वेश्चन है जी, अमल, बिमल एंड कमल वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस क्या रेशियो में? 3:1 में। बैलेंस शीट दे रखी है फर्म की तीनों पार्टनर्स की, कैपिटल अकाउंट दे दिए, ट्रेड पेबल है, बाकी एसेट साइड है नॉर्मल। अमल जो है इज बिन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ एंड गिव नोटिस दैट ही विश टू रिटायर। तो ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन आ गया एक प्रकार से। एग्रीमेंट एंटर हुआ 31 मार्च 2024 को एंड द टर्म्स ऑफ विच, तीन पार्टनर है उनकी रेशो दी हुई थी वैसे पहले, और आपके पास वो रिटायर हो रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 विच शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 150 वाज टू बी रीओपन्ड। अरे ये तो कुछ गलती की बात हो रही है, मतलब जो आपकी प्रायर एडजस्टमेंट होती है, ठीक है ना, उसको लेके बात होगी बेटा यहाँ पे। तो पास्ट एडजस्टमेंट जो है 150 का पिछले साल प्रॉफिट था, कह रहे उस पीएनएल को पहले खोलो, वहीं गलती हुई है हमारे से। उसमें क्या गलती है? बीमल वॉज टू बी क्रेडिटेड विद 30,000 एज बोनस इन कंसिडरेशन ऑफ द एक्स्ट्रा वर्क विच ही डिवॉल्व्ड अपॉन हिम ड्यूरिंग दैट। बीमल को बोनस देना था 30 का, जो दिया नहीं, ठीक है ना। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी रिवाइज करनी थी टू शेयर प्रॉफिट लॉसेज इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट सेटलमेंट। कहता है पीएसआर जो है वो 3:1 जो तुम ऊपर दिखा रहे हो वो नहीं है। एक्चुअली में तो हम 1 अप्रैल 23 से जो पीएसआर लेके चलनी है वो इक्वल लेके चलनी है। इवन जब हम ओल्ड रेशियो की बात करेंगे वो है, पर इस प्रॉफिट को तो पहले ठीक करना पड़ेगा ना, जो गलत बांट दिया, जो प्रॉफिट गलत बांट दिया उसको तो ठीक करना पड़ेगा ना। इसमें दो तरीके, या तो बोल दो पहले पूरा गलत प्रॉफिट डेबिट कर दो पार्टनर्स को और सही वाला क्रेडिट कर दो, या उसका वर्किंग नोट बना लो और नेट एंट्री डाल दो। वर्किंग नोट बना दो, नेट एंट्री डाल दो। तो पहले मतलब आपके पास एक अप्रोच क्या है कि वर्किंग नोट डाल के नेट एंट्री डाल दे। तो वर्किंग नोट अगर हम बोलेंगे तो 1.5 लाख का जो प्रॉफिट गलत बांट दिया उसे क्या करना पड़ेगा बेटा? तीनों पार्टनर्स में डेबिट करना पड़ेगा ना। जो 1 लाख का प्रॉफिट गलत बांट दिया तीनों पार्टनर्स में उसे डेबिट करेंगे। तो जो रॉन्ग प्रॉफिट है 150 का 3:1 में जो बांट दिया है, $75, $50, $25, ये तो पास्ट एडजस्टमेंट का पॉइंट है। सही में क्या देना था? बोनस देना था बी को, ओ बिमल को, सॉरी अमल बिमल है करके, सॉरी मैंने नाम गलत लिख दिया, अमल बिमल, और तीसरा कौन है? कमल। ठीक है, बिमल को बोनस देना था, कितने का बोनस देना बेटा? 30 का। और फिर जो प्रॉफिट है वो कितना बटना था सर? अगर बोनस देते 30 का तो प्रॉफिट आता 120 का, और वो किस रेशियो बढ़ना था? इक्वल 40-40-40। तो ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी जिससे गलती ठीक हो जाएगी। तो ये 15,000 प्लस है, क्रेडिट करना है इसको। ये 20,000 प्लस है, इसको भी क्रेडिट करना है। और इसका 35,000 माइनस है, तो ये डेबिट हो गया। तो या तो एंट्री डाल दो क्या, अमल डेबिट टू बिमल टू कमल, तो उससे गलती ठीक हो जाएगी, क्योंकि अमल को ज़्यादा प्रॉफिट चला गया, मिलना कम था, तो उसको डेबिट किया जाएगा, बाकी दोनों क्रेडिट। या तो एंट्री डाल दो या पूरा ही इतने हिस्से को कैपिटल अकाउंट में दिखा दो। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इसको पूरे को ही दिखा दिया आंसर में, इसी को दिखाया। आप सीधा ये एंट्री भी डालेंगे काम हो जाएगा बेटा। तो मैं इसको दिखाया था, उन्होंने आंसर में ऐसे ही किया हुआ है। ये आपका कैपिटल अकाउंट बना हुआ है एक बार के लिए, ठीक है ना। तो इसमें उन्होंने वही किया हुआ है, 2 P&L एडजस्टमेंट जो है 75, 50, 25, वो बाय P&L एडजस्टमेंट 30 का बोनस, बाय P&L एडजस्टमेंट 40, 40, 40, नेट इफेक्ट वही हो रहा है।
आप नेट एंट्री भी डालेंगे ना, अमल को डेबिट करके बिमल कमल को क्रेडिट, तो भी वही होगा। यहाँ इन्होंने यही दिखा दिया पूरा, दोनों में से कुछ भी कर लो, फिर वो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जो मैंने बनाया, फिर वो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो ये ओपनिंग कैपिटल थी वही मैं एक बार डाल के छोड़ देता हूँ, 4,03,30,180, तो क्योंकि दिखाया भाई आपको मैंने, लेकिन अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो है अब बाकी पढ़ लेते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट का डिस्कशन हो गया वैसे, ठीक है ना, मैंने बैलेंसेस भी डाल दिए एक बार। अच्छा, अभी क्या बोल रहे हैं आगे, गुडविल की वैल्यू करनी है 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, फॉलोइंग वर द प्रॉफिट पिछले 4 सालों के, तो इससे गुडविल आएगी। 4 ईयर्स के प्रॉफिट है, 3 ईयर परचेज करना है, तो 4 सालों के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। और फिर आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट दे रखे, फिक्सचर्स को रीवैल्यू किया, बिल्डिंग को अप्रिशिएट किया, इन्वेंट्री को कम किया, प्रोविजन बनानी है 2.5% की डाउटफुल डेट्स को, रिमेनिंग एसेट्स को बुक वैल्यू पे दिखाना है। बिमल कमल ने एग्री किया कि आपके पास शेयर करेंगे, ये न्यू रेशियो आ गई 3:2 बात की। जो कमल का अमाउंट ड्यू था वो आपके लोन अकाउंट में चला जाएगा, बाद में सेटल करेंगे, आज नहीं दे रहे, लोन में भेजेंगे अमल लोन। क्या क्या मांग रहा है, रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट, हो आसान हो गया, बैलेंस शीट भी नहीं मांगी, बैलेंस शीट भी नहीं मांगी है तो इजी हो गया। सर रिवैल्यूएशन वाले पॉइंट तो पहले कर देते हैं ना, यहाँ पे रिवैल्यूएशन पॉइंट कर देते हैं, ठीक है भाई। रिवैल्यूएशन फिक्सर्स को रिवैल्यू किया 1 लाख पे, फिक्सर्स कितने का दिख रहा है देखो भाई, फिक्सर है 125 का, 1 लाख पे लेके जाना है तो 25,000 से कम हो गया, तो ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपके पास में फिक्सचर्स को क्या करा, 25,000 से कम कर दिया, कम कर दिया भाई, ठीक है ना, वो 1 लाख पे दिखाना था। बिल्डिंग को अप्रिशिएट करा बाय 10%, बढ़ाना है, अप्रिशिएट मतलब इंक्रीज 10% से करना है। तो बिल्डिंग है कितने की सर, ये रही, 10% कितना हो गया सर, इंक्रीज 30,000 से बढ़ाना है, तो बाय बिल्डिंग 30,000 इंक्रीज करना है, ठीक है जी, बढ़ा दिया। फिर अगला क्या है, इन्वेंट्री को कम करना है बाय 25,000, ये तो डायरेक्ट ही हो गया, वैल्यू सीधा ही दे दी, 25,000 से कम टू इन्वेंट्री। सर बैलेंस शीट का इफेक्ट नहीं दिखाओगे, बैलेंस शीट मांगी नहीं, क्यों दिखाऊं, मांगता तो बैलेंस शीट मैं बताता ना रिवाइज वैल्यूज क्या आएगी, मांगी नहीं। फिर प्रोविजन जो है 2.5% की बनानी, 2.5% डाउटफुल डेट्स की, तो 2.5% डेटर का, ये रहे डेटर, इसका 2.5% देख लो कितना हो गया, तो 190 का 2.5% 4750 की प्रोविजन आ गई, ठीक है जी, यस सर। फिर और भी कोई पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, नहीं सर बाकी तो सारे बुक वैल्यू पे बोले और कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, तो सिंपल हो जाएगा आपके पास, ये आपका आ गया लॉस। ध्यान रखना बेटा, हमारी रेशियो चेंज हो गई थी, वो इक्वल हो गई थी, 3:1 मत बोल देना, तो रेशियो इक्वल लेनी है आपके पास, जो ओल्ड रेशियो है, तो ये आपका लॉस आ जाएगा, जो पार्टनर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, तो ये लॉस हमारा चला जाएगा पार्टनर्स में, रीवैल्यूएशन लॉस आ गया 8250 8250 8250, ठीक है जी। अब हमारे पास जो चीज़ रहेगी वो मेनली रहेगी आपके पास में गुडविल एडजस्टमेंट, तो गुडविल के लिए आपका क्या करना पड़ेगा बेटा, क्वेश्चन ने हमें बोला था 3 ईयर परचेज करने, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट, तो चारों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 4, वो एवरेज आ जाएगा, वन 32,500 इंटू 3, 397,500 आपकी गुडविल आ जाएगी, ठीक है ना, तो ये आपका गुडविल वाला आपके पास में वर्किंग नोट बन जाएगा। अच्छा कुछ आपके पास 140, ये 120 है बेटा, वो जो आंसर में लिया हुआ आप देखेंगे 115 है, 125, 140, ये 120 है, वो आंसर 120 लिया, मैं ऐसे भी यहाँ पे 120 कर देता हूँ, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई भी है, वन वो लेके करेंगे, तो चेक कर लेता हूँ मैं दोबारा से, इंस्टीट्यूट ने जो आंसर सॉल्व करा मैं उसके हिसाब से कर रहा हूँ, हाँ ऑब्वियसली पेपर में क्या होगा वो उसके हिसाब से आपके पास होगा, पर यहाँ पे आपके पास जो है वो 120 लेके उन्होंने किया हुआ है, हाँ 120 माना, तो इसको 120 ही कर रहा हूँ, 120 माना, तभी वो 5 लाख आएगा, 5 लाख डिवाइड बाई 4 125 बनेगा, मैं इसे भी यहाँ ठीक कर देता हूँ, 5 लाख डिवाइड बाई 4 125 बनेगा, इंटू 375, तो मैंने उसी के हिसाब से कर दिया जो उन्होंने आंसर में दिया, नहीं तो वो आंसर पूरा मेरे को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो 375 गुडविल होगी। अब क्या करना है सर, वही कर दो, क्रेडिट इनवॉल डेबिट न्यू, सबसे आसान है, क्रेडिट इनवॉल डेबिट न्यू से कर देंगे ना, वो सबसे आसान है, तो 3 पार्टनर है, ठीक है ना, अमल विमल कमल, ठीक है जी, अमल विमल कमल, क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो क्या थी 3:2, 375 डिवाइडेड बाय 3 125 बना बेटा तीनों का,
मैं इसलिए ये वाली अप्रोच फॉलो कर देता हूँ क्योंकि ये एक तो क्या हर जगह लग जाती है, आपको वो एलसीएम वगैरह में गलती नहीं होती, तो कई बार बच्चों ने करी नहीं होती ना, तो इस अप्रोच से थोड़ा ईजी होता है। आपने वो वैसे करके दिखाना, वैसे दिखा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गेन सेक्रीफाइस करके। और डेबिट इन न्यू दोनों अप्रोचेज बिल्कुल ठीक है बेटा। 225 और 150, तो इसको 125 देना है क्रेडिट, ये 1 लाख से डेबिट होगा, ये 25,000 से डेबिट होगा, ठीक है ना। तो ये चेक कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी, इतना इतना ही आ रहा है, चेक करेंगे तो 1 लाख और 25,000 ही आ रहा है, 1 लाख और 25,000 ही आ रहा है, ठीक है ना। यस सर, 1 लाख और 25,000 ही आपका बन रहा है। तो ये आपके पास दोनों क्या हो जाएंगे, आपके डेबिट हो गए, और ये अमल आपके पास में इतने से क्रेडिट हो गए। बाकी क्या करना है सर, अमल का बैलेंस उसके लोन में जाएगा, टू अमल लोन, और बाकी दोनों का बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, बस खत्म। बाकी दोनों का बैलेंस कैरी डाउन आ गया, और अमल का जो अमल लोन में चला जाएगा, क्वेश्चन है साफ बोला, अगर बोल देता पे कर रहे तो टू बैंक हो जाता, पेमेंट की बात नहीं बोली, उसने बोला ट्रांसफर कर दो लोन में, तो क्वेश्चन ने बोला ही था कि जो अमाउंट ड्यू टू अमल है वो उसके लोन में ही ट्रांसफर कर दीजिए। इजी इजी इजी, बड़ा आसान था, ठीक है ना। क्वेश्चन कंप्लीटली 10 मार्क का, बैलेंस शीट भी नहीं दिया, आसानी हो गया, ठीक है ना। जहाँ ऑल्टरनेटिव बेटा मैं आपके साथ सारे ऑल्टरनेटिव डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन दिक्कत रहेगी, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चले। आ रहे भाई, समझ आ भी रहे कि नहीं आ रहे जो मैं करा रहा हूँ आपको? हाँ हाँ सर समझ आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो अगले वाला क्वेश्चन क्या है, बैलेंस शीट ऑफ एबीसी 1 अप्रैल 24 की आपको दे रखी है, पर्टिकुलर अमाउंट दे रखा है, कह रहे 24-25 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिवील्ड हुआ था नेट प्रॉफिट इतने का, ये आफ्टर अलाउइंग फॉर द फॉलोइंग है, कुछ पॉइंट दे रहा है, फर्स्ट सेकंड, कमीशन है, डिस्काउंट है, व्हीकल खरीदा था एक, डेप्रीसिएशन आपकी चार्ज हुई थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3% की है, बट जब ये पीएनएल बनाया था कुछ चीज़ों को भूल गए थे, वो कुछ तो ले ली थी, वो जो ऊपर लिख रहा है, कुछ चीज़ें डालना ही भूल गए, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। आपसे कह रहे हैं जो करंट एसेट लायबिलिटीज ईयर एंड पे है वो बता दिए, ईयर एंड पे वैल्यूज बता दिए सारी आपको एक एक करके। कह रहा बैलेंस शीट बना दो ईयर एंड की, अरे 10 नंबर का सबसे आसान क्वेश्चन पूरे पेपर का, जो 10 नंबर का सबसे कम समय लेगा वैसे, ठीक है ना। तो ये सबसे आसान है। यहाँ क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, बस थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, फिक्स एसेट्स जो ओपनिंग वैल्यू दे रखी है उनमें डेप्शन का इफेक्ट लेके क्लोजिंग आ जाएगा, कुछ चीज़ यहाँ पे इग्नोर ही होनी है, ठीक है ना, कुछ चीज़ इग्नोर ही होनी, बता दूंगा कौन सी इग्नोर है, बस वो चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान लेके चलेंगे। देखो सबसे पहले मैं अगर स्टार्ट करूँ बैलेंस शीट, मुझे क्लोजिंग बनानी, फिक्स एसेट चालू करता हूँ, फर्नीचर फिक्सर ओपनिंग में इतना था 812,500, कुछ खरीदा भी है नहीं, व्हीकल खरीदा हुआ, डेप्शन कितनी है फर्नीचर फिक्सर पे 10%। बेटा मुझे बताओ अगर 812,500 ओपनिंग था और 10% डेप्शन लगाओगे तो ईयर एंड की वैल्यू आ जाएगी ना? यस सर। तो उसने मेरे से बैलेंस शीट मांगी है ईयर एंड की, तो देखो फर्नीचर फिक्सचर ओपनिंग था, डेप्शन लगाई 10%, तो क्लोजिंग आ गया, ठीक है। यस सर। फिर अगला एसेट कौन सा है, व्हीकल, 343,750, ये खरीदा भी है व्हीकल भाई 62 का, पर लास्ट डे खरीदा है, तो इस हिस्से पे नो डेप्रीसिएशन ऐड होगा, पर डेप्शन नहीं आएगा। डेप्शन का रेट कितना 20%, डेप्शन पीएल में जा चुकी है, पीएल बन चुका ऑलरेडी, उसकी बात नहीं हो रही, वो तो दे ही रहा है प्रॉफिट निकाल के, उसकी मैं अलग से बात करूंगा, पर ये तो डेप्शन चार्ज हो चुकी है, पर वो कितनी हुई है चार्ज जिससे क्लोजिंग आएगा, तो ओपनिंग था इतना, व्हीकल ऐड किया इतना, और डेप्शन आ गया। 20% किस पे बेटा, मैं फिर बताता हूँ, ये ओपनिंग पे ही है 343,750 का 20%, जो नया खरीदा उस पर नहीं है, क्योंकि वो स्पेशली बोले लास्ट डे खरीदा है, तो डेप्शन इतनी ही आएगी, चेक कर लीजिए। तो 343,750 का 20%, यस 68,750, तो परचेज ऐड हो गया, डेप्शन माइनस, अपने अकाउंट बनाना, अकाउंट बना लो, आप व्हीकल का अकाउंट बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो परचेज किया टू बैंक, बाय डेप्शन और क्लोजिंग आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो बाकी चीज है ना, ये ओपनिंग इनका मेरे को कोई लेना देना नहीं है, पता है क्यों? द रीजन इज एसेट लायबिलिटी, जो करंट एसेट लायबिलिटी, बिकॉज हमें तो क्लोजिंग बनानी है, क्योंकि सिंगल एंट्री का क्वेश्चन नहीं है कि लेजर अकाउंट बना के क्लोजिंग निकालोगे, ट्रांजेक्शन दे रहे हैं, वो सीधा यहाँ लास्ट पैराग्राफ में क्लोजिंग वैल्यूज दे रहा है करंट एसेट लायबिलिटीज की, ईयर एंड की 31 मार्च 25 की, तो वो यहाँ से उठ जाएगी, ओपनिंग का लेना देना नहीं है। तो सीधा यहाँ से देखो, सबसे पहले क्या इन्वेंट्री 812,500, तो इन्वेंट्री डल की 812,500, फिर ट्रेड रिसीवेबल है 1625 बिफोर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो प्रोविजन भी थी, हाँ इस साल प्रोविजन बनी है, थर्ड पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट में की बनी है, प्रोविजन कितनी बनी है 3%, जो क्लोजिंग डेटर थे उसके ऊपर, प्रोविजन का खर्चा पीएल में चला गया, बैलेंस शीट में माइनस होकर भी तो दिखेगा ना, तो 1625 माइनस 3%, 1625 3% उसका कितना बना, माइनस होकर दिख जाएगा,
तो चेक कर लेंगे 1625 का 3% कितना बनेगा 48,750, वो डेटर में से माइनस होकर आ जाएगा। सर पीएनएल नहीं बनाएंगे, नहीं बनाना, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है और वो प्रॉफिट निकालने के लिए इन चीज़ों को ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हो। और बैलेंस शीट बनाने के लिए भी तो डेटर में से माइनस करके दिखाओगे ना, वो कर रहे हैं बस, ठीक है। फिर ऐसे ही बैंक का बैलेंस भी दे दिया 687,500, बैंक का बैलेंस भी आ गया 687,500। फिर आपको ट्रेड पेबल का दे दिया 182,500, ट्रेड पेबल का भी आ गया 182,500। फिर आपको क्या दे रहा है, ड्यूरिंग देयर कैपिटल डाली थी 375 की, तो कैपिटल पहले से कितनी है, ओपनिंग कैपिटल आ गई 2750, तो 2750 थी, एडिशनल कैपिटल इतनी डाली उसने बताया अभी। अब बात आती है मेन, प्रॉफिट ऐड करना है। अब देखो जो प्रॉफिट है ना साल का वो इतना है, और कहते हैं इन चीज़ों के बाद था। देखो जो चीज़ों के बाद है वो तो सही है, अब कमीशन कोई है वो डाल के ही है, ठीक है। अब कमीशन का मुझे बैलेंस शीट के लिए कुछ नहीं है, तो पे हो चुके हैं, डिस्काउंट क्रेडिटर से मिल चुका है, तो इनका ना मेरे क्वेश्चन के लिए कोई रोल नहीं है। बच्चों को लगता है हर चीज़ का रोल है, नहीं है, क्योंकि कमीशन पीएल में चला गया, डिस्काउंट से पीएल में इनकम चलेगी, क्रेडिटर कम हो गए होंगे, वो ऑलरेडी मेरे बैलेंसेस दिए हुए, ठीक है ना। व्हीकल खरीदने का रोल इसलिए है क्योंकि वो परचेज होकर व्हीकल बढ़ना है। डेप्शन क्योंकि क्लोजिंग वैल्यू चाहिए थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करके दिखा दिया। अच्छा उसने बोला था कुछ चीज़ें लेनी ही भूल गए, ओहो इससे अब सही प्रॉफिट नहीं है वो, कह रहा है प्रीपेड एक्सपेंस लेना भूल गए, आउटस्टैंडिंग कमीशन लेना भूल गए। जो ये प्रॉफिट दे रखा है गलत प्रॉफिट है, आपके पास प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग कमीशन अब ले गए तो प्रॉफिट कम होगा ना। आप प्रीपेड एक्सपेंस क्या था, खर्चे को कम दिखाना था, आपने ज़्यादा दिखा दिया, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट को बढ़ाना है। तो करना क्या है, इसको दो तरीके करने के। 837,500 हमारे को नेट प्रॉफिट गिवन है, तो आउटस्टैंडिंग कमीशन को अगर खर्चे को कंसीडर करोगे जो लेना भूल गए तो माइनस हो जाएगा 43,750, क्योंकि कमीशन डालने से प्रॉफिट कम होता, वो डालना भूल गए और लायबिलिटी दिखाओगे। और ये प्रीपेड एक्सपेंस से प्रॉफिट बढ़ जाना है, क्यों, क्योंकि खर्चा कम डालना था पीएल में। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, जो इस साल में अगले साल की पेमेंट कर दी, तो यू हैव टू रिड्यूस योर एक्सपेंडिचर इन द पीएल। तो आपको खर्चा कम करना था और एसेट साइड पे दिखाना था, आपने नहीं किया ऐसा, तो खर्चा कम करोगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। 837,500 माइनस 43,750 प्लस 18,750, 812,500, ये करेक्ट प्रॉफिट है। तो करेक्ट प्रॉफिट 812,500 आएगा, वो देखोगे तो 812,500 ये करेक्ट प्रॉफिट, ये रहा। और प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का क्या करेंगे, सर प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में तो दिखेंगे ना, तो प्रीपेड एसेट साइड पे आ गया, देखो आउटस्टैंडिंग आपका लायबिलिटी साइड में आ गया, बस ये आपके कैपिटल आ गया, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। पूरे क्वेश्चन का पूरे पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन था बेटा। और देखो यहाँ प्रॉफिट निकाल के दिखा दिया उन्होंने, अकाउंट बना दिया, आप प्लस माइनस कर लो जैसे मैंने दिखाया। तो इतना प्रॉफिट था, प्रीपेड एक्सपेंस से प्रॉफिट बढ़ गया, आउटस्टैंडिंग कमीशन से कम हो गया, ये आपका करेक्ट प्रॉफिट आ गया। आप प्लस माइनस करके भी दिखा सकते हो, वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट है तो जैसे मर्जी आप दिखा दीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, और मतलब ये आपके सामने था, इसमें कुछ था ही नहीं बताने वाले, ठीक है ना। यस सर क्वेश्चन हो गया, यस सर क्वेश्चन कंप्लीटेड, डन एंड डस्टेड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगले पे चले, यस सर अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन 5 पे आएंगे बेटा आप। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास आ रहा है बेटा, फिफ्थ क्या है, इसके अंदर में अगर आप देखेंगे मशीनरी अकाउंट मांग रहा है 1 जुलाई 22 से 31 मार्च 25 तक का 5 मार्क्स क्वेश्चन है। हाँ ये अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, देखो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मार्क्स के हिसाब से कम समय लेते हैं, कई बार ऐसे होते हैं मार्क्स से ज़्यादा लेते हैं, तो एवरेजिंग होती है। वैसे तो नॉर्मली 100 नंबर के लिए 180 मिनट्स मिले, तो 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए 18 मिनट हो गए, 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 9 मिनट हो गए, एक वैसे प्रिसाइज, बट कई बार आपके कम ज़्यादा लगेंगे। वो पिछले वाला 10 नंबर वाला क्वेश्चन 18 मिनट में नहीं होने वाला था, वो 10 मिनट में होने वाला था। ये वाला 5 नंबर क्वेश्चन 9 मिनट में नहीं लेगा, ये थोड़ा ज़्यादा ले जाएगा, 12-13 मिनट, समझो, ठीक है ना। अगर वो ज़्यादा सालों का आपसे मांग लेते तो वो एवरेजिंग हमेशा चलती बेटा पेपर में, कुछ क्वेश्चन में कम, किसी में ज़्यादा थोड़ी बहुत ही। 1 जुलाई 22 को मैं मैरीटाइम लिमिटेड ने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी बेटा, कितने की, 120 की, और रिकंडीशन कराया, उस पर 18,000 का खर्चा किया। 1 जनवरी 23 को एक और मशीन खरीदी 72 की, तो 2 बार मशीन खरीदी, जो सेकेंड हैंड खरीदी उस पर जो खरीदने का खर्चा वो उसी कॉस्ट में ऐड होता है, यस वो उसी में ऐड होता है, ठीक है ना। और एक सेकंड भी और खरीदी थी, तो ये दोनों आपके साथ आ जाएगा मशीनरी अकाउंट में। पहली वाली खरीदी 1 जुलाई 22 को, टू बैंक वो दोनों है हमारे लिए, तो एक ही एसेट है, वो इकट्ठे करके दिखा दो, मैं सीधा बोलूँगा 138 है आपके लिए कॉस्ट। और एक 1 जनवरी को खरीदा था 72, वो भी है, ठीक है ना, ये आपने परचेज करी थी। अब उसने फिर 30 जून 24 को बोला है कुछ सा, हमारा तो डेप्शन बोल रहा है 15% ओरिजिनल कॉस्ट। बेटा हमारा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, हर साल,
तो पहले साल खत्म करते, 30 जून 24 पे आने तो बहुत दूर की बात है, तो 2022-23 पे है, यही ईयर तो 22-23 है ना। तो इसमें जो डेप्शन लगेगी वो क्या लगेगी सर, जो 1 जुलाई को खरीदी है उस पर 9 मंथ्स की डेप्शन, जो 1 जनवरी को खरीदी है उस पर 3 मंथ्स की डेप्शन, क्या रेट है 15%। तो नीचे ना वर्किंग नोट दिया हुआ है देखो, 1 जुलाई वाली और 1 जनवरी वाली, ये 138 की है, ये 72 के, इस पे 9 मंथ्स की डेप्शन लगाओ इतनी बनेगी, इस पे 3 मंथ्स की लगाओगे, रेट 15% के हिसाब से चेक कर लो। यहाँ 9 मंथ्स की आएगी फर्स्ट ईयर में, यहाँ 3 मंथ्स की आएगी बेटा, 138 इंटू 15% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 15,525, 72,000 इंटू 15% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 2700। दोनों डेप्शन को ऐड कर देंगे, टोटल कॉस्ट है दोनों डेप्शन बन जाएगी 18,225, तो ये इतनी आ गई और एक क्लोजिंग वैल्यू आ गई। इंडिविजुअली वैल्यू हम लोगों ने अपने पास निकाली भी है, आप देख सकते हैं, ये वर्किंग नोट में इसलिए चाहिए होगी क्योंकि बाद में एक बेचेंगे, तो ये इंडिविजुअल वैल्यू आ गई। अब अगले साल में कोई इवेंट नहीं है क्योंकि 2024-25 में जाके इवेंट है, तो हमारा 2023-24 में बेटा कोई इवेंट नहीं है, सिर्फ आपकी क्या होनी है डेप्शन लगनी है, तो ओपनिंग आया, डेप्शन लगेगी और क्लोजिंग आएगा। अब डेप्शन क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, तो सीधा हो जाएगा, पर अब पूरे साल की लगेगी, तो 138 पे सीधा लगेगी 15%, पहले वाले की 138 थी 15%, ये वाली 72,000 की थी 15%, तो ये डेप्शन आ जाएगी, ये टोटल हो गया और ये इंडिविजुअल वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो ये चेक करेंगे अपने पास में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं डेप्शन आ जाएगी 31,500 और क्लोजिंग आ गया, ये ओपनिंग उठ के आ जाएगा 1 अप्रैल 24 को, और ये लास्ट ईयर आ गया 24-25। अब इस साल में क्या हुआ है, 30 जून को जाके जो मशीन 1 जनवरी को खरीदी सेकंड वाली 72 वाली, उसे बेचा 48 में, और एक और को खरीदा 90 पे, जो खरीदा वो तो बात की बात है, 30 जून को बेचा बेटा, तो यानी कि पहले तो उस पर 3 मंथ्स की डेप्शन लगा दो भाई, 72,000 वाली पे अप्रैल मई जून 3 महीने की डेप्शन भी तो लगेगी, हाँ सर 3 महीने की डेप्शन लगेगी, तो ये 3 मंथ्स की डेप्शन आएगी 72,000 पे, 58,500 पे मत लेना, 72 पे लगाने का, 72,000 15%, 3 महीने 2,700 रुपये, तो बाई डेप्शन आ जाएगा 2,700, बेचा कितने में 48 पे, तो बाकी क्या आ गया प्रॉफिट लॉस, तो ये माइनस करके आओगे तो ये वैल्यू आ गई, 48 में बेचा तो इतने का लॉस आ गया, वो सिंगल वर्किंग नोट बन रहा है, नहीं तो आप अलग वर्किंग नोट बनाते हो इसका लॉस का, ये इसी में आ गया, ठीक है ना। तो 7,800 का लॉस आ गया बाय P&L जो लॉस है। फिर एक न्यू खरीदी हमने कितने की 90,000 की, तो वो 2 बैंक आ गया 90। अब इस पे क्योंकि 30 जून को खरीदा तो इस पे 9 मंथ्स की डेप्शन लगाने का, और जो फर्स्ट डे को ओपनिंग की थी उसमें 138 वाली, उस पर पूरी 12 महीने की लगेगी, तो इस वाली पे तो 138 के ऊपर पूरे साल की 15% लग रही है, ये तो पूरे साल ही यूज हुई ना, ठीक है ना। और ये वाली जो है 90,000 की, इस पे 15% पर 9 मंथ्स की आएगी, वन 10125, तो 20,700 और 10125, 30,825, और बाकी बची हुई दोनों की वैल्यूज आ जाएगी जो इससे मैच भी कर जाएगी इंडिविजुअल वैल्यू से, ठीक है ना। 81075 एक की है, 79875 दूसरे की है, वैल्यू बन जाएगी। तो क्वेश्चन आसान था, ओनली इस क्वेश्चन के अंदर पता क्या चीज़ थी, एक तो मेथड स्ट्रेट लाइन, उससे तो इजी होता है उल्टा, WD में फिर गलती करते हो डेट्स का, क्योंकि पहले साल भी वो डेट्स कुछ थी 9 मंथ 3 मंथ, सेकंड ईयर में कोई दिक्कत, थर्ड ईयर में वो 3 महीने की लगी जिसको बेचा, जो न्यू खरीदी उस पर 9 महीने की लगी, जो पहले की एक और पड़ी थी उस पर 12 महीने की लगी, तो वो थोड़ा बहुत उसका ध्यान रखना और कुछ नहीं। वर्किंग नोट्स आपने इकट्ठे एक ही बनाना है, जैसे यहाँ बनाया हुआ है एक ही में बना दिया, वो बना लो, अगर लगता है कंजस्टेड है सेपरेट बना लो, जैसे भी है, तो उससे आपका ईजी रहता है, उससे आपका ईजी हो जाता है, ठीक है ना। देन अगला जो बेटा क्वेश्चन आ रहा है उसमें कहता है आपको अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द 2 सब पार्ट्स दैट इज इधर 1 और 2। देखो पेपर में एक ओवरऑल चॉइस होती है, एक इंटरनल चॉइस भी होती है कि इस क्वेश्चन के अंदर में अपने आप में 2 में से एक करना है, वो 2 पार्ट दे रखे। तो अगर आप देखोगे एक पार्ट में एंट्रीज मांग रहे हैं इन द बुक्स ऑफ अमन एंड गगन, तो देख लेते हैं किस चैप्टर के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। कह रहे फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन ऑफ हिमसेल्फ एंड गगन
अमन ड्रू अपॉन गगन बिल ऑफ 7500 एट 3 मंथ्स ऑन 1 अप्रैल 24। ये तो बिल का आ गया, बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो बिल ड्रॉ करा अमन ने गगन के ऊपर और दोनों की में डालनी है इंटरेस्ट। तो अमन क्या डालेगा, BR2 गगन। तो साथ साथ करते चले यस सर। तो अमन है और गगन है। तो अमन क्या डालेगा आज, वो डालेगा BR2 गगन 7500। इसने क्या डाला होगा, अमन 2 BP 7500। साथ साथ डालते हो ना, ईजी हो जाता है, ठीक है। फिर उसने बोला गगन ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया था और वापस कर दिया अमन को, जिसने डिस्काउंट कराया 8% पे। बेटा डिस्काउंट कराने पे डिस्काउंटिंग चार्जेस, अमन ने बिल डिस्काउंट कराया 7500 का बिल है, 8% है और 3 महीने का है, जो 3 महीने का पीरियड लिखा था बिल जो है। तो म्यूचुअल एकोमोडेशन के लिए वैसे ये बिल। अब ऐसे एक्चुअली में जब इसके कॉन्सेप्ट को करते हो ना तो बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। मतलब हमारे पास जो एक्चुअल क्वेश्चन है ये बड़ा आसान वाला है, जो मैं सबसे पहले एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ये उससे रिलेटेड है। 150 का डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गया, तो ये बैंक डिस्काउंट टू आपके पास में यहाँ पे आएगा बिल, बैंक डिस्काउंट टू BR, सॉरी ये वाला आएगा। तो 150 के डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गए, 7500 का बिल है, 7350 बैलेंसिंग फिगर आ गई। इतने पैसे बैंक वाले देंगे हमें बिल डिस्काउंट कराने पे, बिल डिस्काउंट कराने पे, ठीक है ना। अब वो क्या बोलता है देखो, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट अमन एंड गगन के बीच में प्रोसीड शेयर करने 2:1 में। अच्छा, यानी कि आज जो पैसा है उसका 1/3 उसको दे देंगे, 2/3 खुद रखेंगे। 2:1 की रेशियो है, तो सारे पैसे तो मेरे पास ही पड़े आज अमन के पास। वो क्या करेगा, उसको पैसे भेजेगा गगन को, इसमें से 1/3, तो उसको डिस्काउंट चार्ज भी तो पास ऑन करेगा ना 1/3। तो 2 बैंक आ जाएगा 7350 का 1/3 और 150 का डिस्काउंटिंग चार्जेस पास ऑन करेगा 1/3, टोटल में 2500। तो आज हमने उसको 1/3 दे दिया उसको। तो 1/3 देने का मतलब इज नॉट कि आप सीधा गगन टू बैंक 2450 डालोगे, 1/3 डिस्काउंट चार्ज भी तो उसको पास ऑन करोगे ना, क्योंकि वो पैसे यूज करेगा तो डिस्काउंट चार्ज भी तो प्रोपोर्शनेटली वो बॉन्ड करेगा, क्योंकि इनके बीच में रेशियो क्या है 2:1। तो आज 1/3 उसे अमाउंट दे रहा हूँ, तो 1/3 जब दूंगा तो 1/3 डिस्काउंट चार्ज भी पास ऑन करूंगा। और वो क्या डालेगा, वो डालेगा यहाँ पे बैंक डिस्काउंट टू अमन, ठीक है ना। अब जनरली जो हमारे पास फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन हम चैप्टर में करते हैं वो तो 15 नंबर तक के आते हैं, तो छोटा है। वहां पे कहते हैं मेच्योरिटी पे जाकर पैसे नहीं दे पाता, वो एक नया बिल ड्रॉ करता है, ऐसे ऐसे करके कहानी बनाता है। यहाँ सबसे बेसिकली है, वो कहते हैं जी मेच्योरिटी पे जाके अमन ने रिमिट कर दिया अपना हिस्सा गगन को और उसने ऑनर कर दिया, सिंपल। मैंने 1/3 तो दे दिया था उसको, बाकी पैसे मेरे पास पड़े, पेमेंट बैंक को उसने करनी है, तो मैं अपना हिस्सा उसको दे दूंगा। मैंने बैंक को कितने देने, 5000 रुपये, तो मैं उसको दूंगा 5000, वो बैंक को जाके पूरे 7500 दिया आएगा, क्योंकि 5000 तो मैंने यूज़ किया ना, 2500 उसने यूज़ किया, टोटल बिल 7500 का था। 7500 के बिल में 2/3 1/3 के हिसाब से क्या बना, 5000 और 2500। तो बैंक को जो 7500 देने वो उसने देने हैं गगन ने, मैंने 2/3 यूज़ किया 5000, उसने यूज़ किया 2500। हाँ ऑब्वियसली डिस्काउंट चार्ज बियर कर लिया। अब मैं उसे 5000 दे दूंगा, वो जाके बैंक को 7500 दिएगा, काम खत्म हो जाएगा। वही एंट्री डल रही है, तो मैं उसको पहले क्या करूँ, आई एम पेइंग हिम 5000 गगन टू बैंक। वो 3 महीने 1 अप्रैल में 3 महीने प्लस 3 दिन ग्रेस के ऐड करके ड्यू डेट बनी। मैंने 5000 दे दिया उसको, 5000 मेरे से मिले, ठीक है ना। और फिर उसने बैंक को जाके 7500 पे कर दिया, 2500 अपनी पॉकेट से डाले, 5000 से आए, क्लोज कर दिया। ये चाहे 4 जुलाई को डाल दो एंट्री, भाई दोनों ही या तो 1 जुलाई को रखो, दोनों ही 4 जुलाई को आएगी ना, वो 4 जुलाई को मिल रहा है, और उसने जाके 4 जुलाई को बिल की पेमेंट कर दी, क्लोज। यहाँ पे और जल्दी आप, ये मैं सबसे बेसिक एग्जांपल लेता हूँ जब मैं अकोमोडेशन बिल का आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि आपस में दो दोस्त है, पैसे की जरूरत है, फाइनेंसिंग पर्पज के लिए हम ये बिल ड्रॉ करते हैं, पैसे वापस में बांट लेते हैं। कोई ऐसे ना ट्रेड बिल की सेल करी थी उसकी वजह से बिल ड्रॉ किया था ना, ये फाइनेंसिंग पर्पज के लिए। तो हम पहला एग्जांपल ऐसे ही क्लोज करते हैं अपने पास समझने के लिए, बिल्कुल उस पर बेस्ड था कॉन्सेप्चुअल। हाँ, इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है, जो हम बात करते हैं कि वो पैसे नहीं दे पाएगा अमन अपने 5000 से, तो वो एक नया बिल ड्रॉ करेगा, दूसरी पार्टी बैंक से डिस्काउंट कराएगी, वो लंबा बनता है, फिर वो सेकंड में जाके फिर वो डिसऑनर होता है, इंस्टॉलमेंट हो जाता है, वैसे बनता है, वो लंबी कहानी होती है, ये छोटा था, ठीक है ना। अगला क्या आ रहा है बेटा, अगला आ रहा था फॉलोइंग आर दी ट्रांजेक्शन ऑफ डिजिटल स्टोर फॉर द ईयर 24-25 एज पर द रफ बुक। तो कुछ आपको ट्रांजेक्शन दे रहा है, कह रहा है सेल्स बुक बना दीजिए। अच्छा जी, सेल्स बुक है तो ध्यान रखना है जिस गुड्स में डील करते हैं उसकी बात होनी है, और साथ में आपके पास में कैश वाली नहीं आएगी, क्रेडिट सेल आती है, क्रेडिट सेल ऑफ द गुड्स एंड मटेरियल जिसमें आप डील कर रहे हो, तो फिक्स एसेट की नहीं आएगी और कैश नहीं आएगी, हमेशा इसमें बस यही होती है कुछ, ठीक है ना। अल्फा इंडस्ट्रीज को बेचा
10 लैपटॉप 77,000 पर लैपटॉप है, 5 लेजर प्रिंटर 21,000 पर प्रिंटर में, और ट्रिलेस ट्रेड डिस्काउंट है 15%। तो पहली ट्रांजेक्शन तो ये आ गई, ये आ जाएगी क्योंकि डिजिटल शो रहे ना, तो यही चीज़ें बेच रहे हैं, लैपटॉप प्रिंटर वगैरह। तो सेल्स बुक आ गई। तो अल्फा इंडस्ट्रीज पार्टी का नाम आ गया। अब वो जैसे मर्जी बना सकते हो, कॉलम ग्रॉस का अलग बना दो, ट्रेडर का उसका अलग बना दो, नेट का अलग बना दो, यहाँ इनर कॉलम में दिखा दो। तो 10 लैपटॉप इतने बेचे, 5 लेजर प्रिंटर इतने बेचे, टोटल आया, ट्रेड डिस्काउंट 15% बोला उसने क्वेश्चन मुझे, माइनस करके नेट आ गया बाहर। ठीक है ना, इनवॉइस नंबर का अलग से कॉलम बना दो, वो कोई दिक्कत नहीं, खाली डालेगा। ठीक है ना, डेट नहीं दे रहा तो डेट नहीं आ सकती। फिर बोला है उसने सोल्ड ओल्ड फर्नीचर बेचा है सिंह कंसल्टेंट्स को क्रेडिट पे, तो ये नहीं आएगा क्योंकि फिक्स एसेट है। फिर उसने बोला है सोल्ड 20 डेस्कटॉप टू ब्राउन एंड कंपनी 34,000 प्लस डेस्कटॉप ऑन क्रेडिट, तो ये आ जाएगा। 20 डेस्कटॉप बेचे 34,000 पे, तो ये आपके पास में ब्राउन एंड कंपनी को दिए 20 डेस्कटॉप 34,000 पे, तो ये आ गया 680। ठीक है ना। फिर सोल्ड 10 टैबलेट्स टू गोकू इंस्टीट्यूट 7,000 पर टैबलेट फॉर कैश, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि कैश हो गया। बेचा आपके पास लैपटॉप टैबलेट वगैरह वही है, पर कैश में तो ये नहीं आएगा, ये कैश बुक में जाएगा सीधा। ठीक है ना। फिर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू जेट एंटरप्राइजेस, मोबाइल फ़ोन है आपके पास में 15,000 पर मोबाइल फ़ोन, 10 एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, 4500 एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेस ट्रेड डिस्काउंट, तो ये आ गया आपकी एक और ट्रांजेक्शन। पूरी ध्यान से दिखा रहे हैं, 15 इंटू 25,000 मैसेज जेट एंटरप्राइज के नाम से, 10 हार्ड डिस्क है 4500 के हिसाब से, वो आ गया, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो नेट आ गया। तो ये टोटल हो जाएगा। और नीचे लिख दो जिसको इग्नोर किया है, कैश सेल और फर्नीचर को जो बेचा वो नहीं आता। ये बताना कहाँ जाता है वो अलग बात है, कैश सेल कहाँ जाएगी, कैश बुक में, और जो फर्नीचर है उधार पे बेचा है तो आपका जनरल प्रॉपर में चले जाता है, कैश में बेचा है तो वो भी कैश बुक में। ठीक है ना। तो वो यहाँ पे सेल बुक में सिर्फ जो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड जिसमें आप डील कर रहे हो उसी का आता है, वही आता है आपका। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, आसान सा था 5 नंबर का। ठीक है ना। फिर अगले वाले पे आते हैं बेटा, अगले वाला जो क्वेश्चन आ रहा है सी पार्ट। तो इसमें क्या दिया, फॉलोइंग नोट्स परटेन टू द बैलेंस शीट ऑफ पीक्यूआर कंपनी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 24। फिगर्स किसमें, इन लैक्स दे रखी है। ठीक है जी, एक आपको बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें ऑथराइज कैपिटल है, कुछ फिगर्स है, और इशूड एंड सब्सक्राइब्ड है, रिजर्व एंड सरप्लस है, कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन आ रहा है। कुछ नीचे पॉइंट दे रखे हैं, नीचे हमसे कह रहा है शो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर दी बोनस इशू एंड राइट इशू। तो क्वेश्चन बोनस और राइट इशू की एंट्रीज है। ठीक है। ऑल्सो प्रिपेयर कर देना नोट्स ऑन शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस रिलेवेंट टू बैलेंस शीट आफ्टर द इशू ऑफ बोनस एंड राइट शेयर। तो बोनस और राइट इशू के बाद क्या बना देना, बैलेंस शीट का एक्सेप्ट भी बना देना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा, ईसा है। ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे तो बेटा फिगर्स ना इन लैक्स है बस, अगर आप पूरी में कर लेते तो आसान होता है, अगर हमने लैक्स में डालनी आपकी मर्जी है। ठीक है ना। कह रहे 30 अप्रैल को कंपनी ने फाइनल कॉल मंगाई 30 ईच के ऑन 1,50,000 शेयर्स, कॉल मनी रिसीव भी होगी थी 31 मई को। हमें एक बात पता है, जब हम बोनस का चैप्टर करते हैं फुली पेड बोनस शेयर्स किनको ही दिए जाते हैं, फुली पेड वालों को। तो पहले अगर कॉल आपके पास में इनकी फाइनल कॉल पेंडिंग है, 100 वालों की 70 पेड है ना, तो 30 रुपीज़ इनके आने बाकी है, तो पहले वही कह रहे हैं पहले 30 रुपये मंगाओ उसके बाद बोनस की बात आएगी। तो कॉल ड्यू कॉल रिसीव 150 शेयर्स पे 30 रुपीज़ का आपसे, तो यही एंट्री चली हुई है पीक्यूआर में। पहले फाइनल कॉल ड्यू करी, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 1,50,000 शेयर्स पे 30 रुपीज़ के हिसाब से 45 लाख। आपने इन लैक्स करनी है तो कर लो, यहाँ पूरी वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है ना। आपने को लगता है कि आपने लैक्स में करना है, 45 से एंट्री आ जाएगी फिर वो। और बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डी और रिसीव। क्या ऐसा करने के बाद हमारे सारे शेयर्स फुली पेड अप हो जाएंगे, यस फुली पेड अप हो जाएंगे। अब कहता है 1 जुलाई को जाके कंपनी ने डिसाइड किया हम बोनस शेयर्स देंगे एट द रेट ऑफ 3 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड बाय वे ऑफ कैपिटलाइजिंग द रिजर्व्स, और डिसाइड किया मिनिमम यूसेज होगा बैलेंस शीट पीएल का, तो उसे तो सबसे लास्ट में यूज करना फ्री रिजर्व को, पीएनएल को। 3 फॉर एवरी 5 है तो बोनस के कितने शेयर हो जाएंगे सर, 1,50,000 शेयर है, 3 फॉर एवरी 5 90,000। तो अमाउंट कितना आ गया, 100 रुपये का एक है, 90 लाख। क्या क्या यूज़ कर लेंगे सर, सबसे पहले सीआरआर यूज़ कर लेंगे पूरा, तो देखते चलो 90 लाख का बोनस है, सबसे पहले पूरा सीआरआर यूज़ कर लिया 25 लाख का। फिर सिक्योरिटीज पे हम इन कैश ही है 30 का, यस सर वो यूज़ कर लिया पूरा। फिर रिवैल्यूएशन अब तो कर नहीं सकते, वो तो प्रोहिबिटेड है। ठीक है ना,
वो फ्री रिजर्व आता ही नहीं है, ठीक है ना। फिर जनरल रिजर्व यूज़ कर लिया, यस सर 25 का वही पूरा यूज़ कर लिया, और फिर बाकी कहाँ से यूज़ कर लेंगे, पीएल में पड़ा है 20, तो उसमें से यूज़ हो जाएगा 10 बैलेंसिंग फिगर 90 लाख के लिए, ठीक है ना। तो हमेशा पहली तवज्जो किसको देते हैं, CRR सिक्योरिटी प्रीमियम को, ठीक है ना, तो वही हमने दिया, ठीक है। फिर एंट्री क्या बन गई, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90 लाख। क्या बोनस शेयर इशू हो गई, यस बोनस शेयर इशू हो गया, एंट्री डल की बस बात खत्म हुई। फिर कहते हैं 1 अक्टूबर के जाके कंपनी ने राइट शेयर इशू करे एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 5 हेल्ड ऑन दैट डेट, 10% प्रीमियम पे सारे राइट शेयर्स एक्सेप्ट कर लिए, सारे पैसे मिल भी गए। चलो 1 फॉर एवरी 5 है भैया, 1 फॉर एवरी 5 में 1.5 लाख पे मत लगा देना भाई, 1.5 लाख में 90,000 ऐड भी तो हो गए थे और बोनस के देने की वजह से, तो हमारे टोटल शेयर्स तो 240 है, उस पे 1/5 करने का है, तो 48,000 राइट शेयर्स है जो इशू किस पे कर रहे हो, 10% प्रीमियम, शेयर कितने का है 100 का, तो यानी कि 10 रुपये प्रीमियम हो गया, मतलब 100 वाला शेयर 110 पे हो रहा है, 48,000 शेयर। तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी, इकट्ठे डाल दो, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 48,000 इंटू 100, और ये 10% हो गया इसका 480, और ये 48,000 इंटू 110, तो एंट्री आ जाएगी। दो में तोड़ के डालने, दो में तोड़ के हम इकट्ठे दिखा देते हैं, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है ना। अब इसके बाद बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, यस सर। तो उसमें आपके पास जो नोट बनना है शेयर कैपिटल और किसका, रिजर्व सर का नोट बनाने सीधा। तो शेयर कैपिटल में देखो ऑथराइज तो कितनी है, वो तो एस टीज है 5 लाख शेयर है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच 500 लैक्स, ठीक है ना। इशू सब्सक्राइब में बेटा क्या आएगी, प्रेफरेंस की तो कोई चेंज ही नहीं है, 10,000 11% है, ये तो सेम है एज इट इज, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, जो आपकी इक्विटी के उसमें फ़र्क आ गया, देखो 150 पहले थे, 90 के बोनस दिए, 48 के राइट शेयर्स दिए, तो टोटल हो गए 2,88,000 शेयर्स ऑफ 100 इच फुली पेड। और इसमें हम ब्रैकेट में बोनस वाला जरूर डिस्क्लोजर देना है, क्या आउट ऑफ अबव 90,000 शेयर्स बाय इशूड बाय वे ऑफ बोनस, राइट का देना दे दो, कंपलसरी नहीं है, बट बोनस वाला जरूर देना। जो शेयर्स अदर देन कैश होते हैं, जो बोनस के होते हैं, उन्हें बताना कंपलसरी होता है, शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है, तो वो 90,000 शेयर्स इशूड बाय वे ऑफ बोनस बताने बहुत जरूरी है, ठीक है ना। फिर रिजर्व सरप्लस है, रिजर्व सरप्लस में बचेगा क्या, सिर्फ अगर देखोगे रीवैल्यूएशन रिजर्व बचा है, पीएल में कुछ बचेगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम में एक बार खत्म हो गया था पर दोबारा आ गया था जो राइट इशू के किए थे। एक तो रीवैल्यूएशन रिजर्व है वो एसटी से, सीआरआर खत्म हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम 4.8 आ गए थे, 4.8 कहाँ से आया, ये वाला जो राइट वाले इशू करे थे वो आ गया, ठीक है ना। जनरल रिजर्व खत्म हो गया, पीएनएल में भी 20 में से 10 यूज हो गया था, 10 ही बचा, तो ये आपका टोटल आ गया 20, ठीक है ना, रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल। बस जी, वो नीचे आपके पास यही बोनस और राइट के नंबर ऑफ शेयर्स की कंपटीशन तो जरूर बता दो हमेशा कि बोनस शेयर कितने हैं, राइट शेयर्स कितने हैं, जैसे मैंने लिख के दिखाया वो जरूर बता दो। दैट इज ऑलवेज बेटर, दैट इज ऑलवेज बेटर टू शो कि आपकी जो वर्किंग है, कि बोनस शेयर्स कितने आ रहे हैं, राइट शेयर्स कितने आ रहे हैं, वो हमेशा बता दो, ठीक है ना। आपने इवन एंट्रीज भी लैक्स में करनी थी, आप कर सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन दे रहा है, फिर आपको 5-5 जीरो काट के करते हैं, वो भी कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। वो यहाँ पे आपके पास कैसे कर दिया, एंट्रीज में पूरे अमाउंट लिख दे, एक्सट्रैक्ट जब बैलेंस शीट के नोट्स बनाए उसमें नोट्स टू अकाउंट्स में क्या किया उन्होंने, इन लैक्स ही कर दिया, ठीक है ना। वो आप जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं, पूरे क्वेश्चन को फुल फ्लेज कर दो वैल्यूज में, पूरे क्वेश्चन को लैक्स कर दो या पार्टली कर दो, जैसे इंस्टीट्यूट ने किया, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, यस सर। फिर बेटा आगे बढ़ते हैं, अगले पे आने 6 क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, ये आपके पास शेयर्स का लग रहा है, तो इसमें क्या मांग रहा है, एंट्रीज मांग रहा है, तो रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड, 15 नंबर का है, ठीक है ना। एंट्रीज मांगी जा रही है, इसमें क्या क्या बोला जी, देखो आर लिमिटेड ने इनवाइट करी एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, तो 10 वाला शेयर 12 में इशू कर रहे हैं, 1 लाख शेयर्स की बात हो रही है। अमाउंट पेबल कैसे है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 6 पर शेयर है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो ये है एक्चुअली 4 + 2,
क्योंकि 2 रुपये का प्रीमियम। और बाकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 2 ही बार मंगा रहे हैं, एक बार एप्लीकेशन ऑर्डर में 6 रुपये, तो इसमें 6 रुपये, और इसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बाकी 6 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 12 में इशू किया था ना, 12 में से 6 बोल दो, या फेस वैल्यू के एंगल देखो 10 में से 4 बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो 6 रुपये की एप्लीकेशन ऑर्डर में 6 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। कह रहे एप्लीकेशन पर बहुत ज़्यादा आ गई 250 की, ओहो 1 लाख के बदले 250 आ गई। एप्लीकेशन जो 1 लाख शेयर्स की है वो तो रिजेक्ट ही कर दी, अच्छा, और बाकी प्रो राटा अलॉटमेंट कर दी टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, ठीक है जी। फिर कहता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाई, अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 3000 शेयर्स अप्लाइड बाय मिस जेन, उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए और फोरफिटेड शेयर्स को बाद में री इशू करा 8 रुपये पे। वो तो बाद की बात है, वो तो कॉल पे है। मैं पहले एप्लीकेशन की तो डाल लूँ, जब एप्लीकेशन पे ज़्यादा शेयर्स की आपके पास आई है, और हमने कितने की बात करी थी 1 लाख, ठीक है जी, तो हम टेबल बना के कर लेते हैं, और उसमें से क्या होगा 1 लाख को तो पूरा रिजेक्ट कर दिया, बाकी को प्रो राटा कर रहे हैं, तो 1 लाख को तो 0 दिए, तो बाकी बचे 150, उनको 1 लाख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ टेबल बनाया हुआ, यस टेबल बना के देखो 1 लाख वालों को 0 दिए, 150 वालों को 1 लाख दिए, तभी तो टोटल आ गया ना। अब इंटू 6 रुपये के हिसाब से पैसे आए हैं, तो ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो ये ए इंटू 6 है, इतने पैसे मिले हमें टोटल में 15 लाख। 15 लाख वैसे भी निकाल सकते हैं, 2.5 लाख शेयर्स पे 6 रुपये के हिसाब से है, ये पहली एंट्री का अमाउंट है। अच्छा, इसमें से एप्लीकेशन के बनते कितने थे सर, 6 रुपये एप्लीकेशन अलॉटमेंट, वैसे 4 एंड 2, उन्होंने 4 रुपये और 2 रुपये अलग करके दिखा दिया, बी इंटू 4 अलग दिखा दिया, बी इंटू 2 अलग दिखा दिया। आप इकट्ठे भी कर दो, क्योंकि एंट्री में तो अलग अलग ही करोगे, क्योंकि कैपिटल अलग दिखाते हो, प्रीमियम अलग दिखाते हो। तो पहले वालों का तो कुछ नहीं है, इसी का है, क्योंकि उनको तो रिफंड कर रहे हैं, इनको तो 6 लाख रिफंड ही कर रहे हैं, देखो इनको 6 लाख, और जो बाकी है वो क्या हो जाएगा, एक्सेस पैसा। इन लोगों का देखो ना, इन लोगों का पैसा आया 9 लाख रुपए, यूज कितना हुआ 6 लाख, तो बाकी 3 लाख एक्सेस है, जो किससे एडजस्ट होगा, कॉल से एडजस्ट होगा, जो किससे एडजस्ट होगा, कॉल से एडजस्ट होगा। तो ये टोटल में अगर आप देखोगे, ये तीनों का मिलाया 6 3 9 लाख, और ये 6 लाख, ये 15 लाख रुपए आपके एडजस्ट हो गए। तो 15 लाख में से 6 लाख तो वापस कर रहे हो, 15 लाख आए ना, 250 है, 6 लाख वापस, 4 लाख और 2 लाख हमारा एप्लीकेशन के ही है, कैपिटल और प्रीमियम बढ़ जाएंगे, और 3 लाख हमारे कॉल से एडजस्ट होंगे, जो एक्सेस है, जो एक्सेस है। फिर हम बात करेंगे ना कॉल की। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी बेटा, सबसे पहली एंट्री बनेगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2,50,000 शेयर्स पे 6 रुपीज़ के हिसाब से। यहाँ पे भी हो सकता है, बिना उसके भी हो सकता है टेबल के, वैसे तो शेयर एप्लीकेशन पर बना के हमेशा दिखा दो। 15 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जामिनर उसके मार्क्स रखता है बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जामिनर हमेशा उसके मार्क्स रखता है। 2 शेयर कैपिटल में कितना जा रहा है, 1 लाख इंटू 4, 2 सिक्योरिटी पे हम 1 लाख इंटू 2, रिफंड कितना कर रहे हैं, जो 1 लाख शेयर्स पे 6 रुपये के हिसाब से, और बाकी कहाँ जा रहा है, कॉल पे, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 लाख। आप इसे कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हो, इंस्टीट्यूट ने ऑल्टरनेटिव में दिया भी, आप शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख दो या कॉल्स इन एडवांस लिख दो, वन एंड द सेम थिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होगी 1 लाख शेयर पे 6 रुपीज़ के हिसाब से, 2 शेयर कैपिटल 6 लाख। अब नॉर्मल कोर्स में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने मिलने थे सर, 6 लाख रुपए ड्यू थे, 3 लाख पहले के आगे 3 लाख ही मिलने थे, बस वही एक मेन पॉइंट है। देखो ना, 6 लाख आपके पास थे, 3 लाख तो पहले ही एक्सेस आए पड़े हैं, क्योंकि 150 वालों को 1 लाख दिए, और उसमें से क्या आता है, नॉर्मल कोर्स में बाकी मिलने थे, और उसमें बोला जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाई तो सबसे मिले एक्सेप्ट 3000 शेयर जो अप्लाई जेन ने करे, प्लीज समझना। तो एक्चुअली में अगर मैं देखूं, हमने जो बात करी थी बेटा अप्लाइड और अलॉटेड में, मनी रिसीव्ड जो आपके एप्लीकेशन पे एडजस्ट हुए और जो कॉल पे हुए, अब टोटल में 1.5 लाख शेयर्स वालों के आपने 1 लाख शेयर अलॉट करे, इनसे पैसा कितना मिला 6 रुपये के हिसाब से 9 लाख, यूज कितने हुए 6 लाख, और 3 लाख कॉल पे जाने थे, 3 लाख के एक्सेस था ना। इसी में से एक व्यक्ति है मिस जेन, जिसने 3000 शेयर अप्लाई करे, तो मुझे बताओ उसने कॉल के कितने पैसे नहीं दिए, डोंट से 3000 इंटू 6, डोंट से, क्योंकि उसके भी तो फालतू थे ना इस 3 लाख के अंदर में, उसे भी तो कम देने थे, तो उसने अप्लाई 3 लाख करे, पहले तो बताओ अलॉट कितने करे थे, 3000 तो बोल ही नहीं सकते हो, तो अप्लाइड है, अलॉटेड से निकालोगे, तो अगर 1.5 लाख के बदले 1 लाख अलॉट हुए, तो 3000 के बदले कितना होगा, 3000 इंटू 1 लाख डिवाइड बाई 150, 2000, तो इससे भी तो 18,000 आए थे, इससे भी तो 12,000 आपके एप्लीकेशन के एडजस्ट हो गए, तो इसके भी तो एक्सेस पड़े 6,000,
भाई अगर आपके पास टोटल 1 लाख वालों के 3 लाख रुपए फालतू पड़े हैं, तो इसको भी तो 2000 शेयर अलॉट करे, इसके भी तो 6000 फालतू पड़े हैं। अब इससे ड्यू कितने थे पैसे? सर इससे ड्यू जो थे कॉल के 1000 शेयर्स पे, सॉरी 2000 शेयर्स पे 6 रुपए की कॉल है 12000, और इसका पहले से एक्सेस कितना पड़ा है 6000। तो ये अगर बोलोगे इसने कितने नहीं दिए 6000 नहीं दिए, ये बोलोगे, ये मत कहना 12000 नहीं दिए। डोंट से 12000 पे नहीं किए उतने का कॉल ही नहीं दे रहे अभी, नो। जब सारे लोगों को पैसे जो देने थे टोटल, उसमें से 6 लाख में से आधे उनके पहले आए पड़े थे, तो उन्हें आधे ही देने थे ना। तो जेम भी तो उसी में से एक आपका शेयर होल्डर है, तो उस केस में उसको भी तो आधे ही देने थे, 12000 थोड़ा ना देने थे, उसको भी 6000 ही देने थे, उसके भी तो 6000 है। तो जो कॉलिन एरियर है वो 6000 की आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर मैं एंट्री वही है, बैंक 294, कॉलिन एरियर है 6000, क्योंकि 6000 कम मिल रहे हैं जो उससे नहीं मिले जेम से। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को इसी का वर्किंग नोट बनाया भाई, यहाँ पे है, यहाँ पे देखो उससे आपके पास ड्यू कितने थे 12, एडजस्ट कितने हो गए 6, तो बाकी आपके पास कॉलिन एरियर 6, अलॉट कितने हुए थे वो निकाल के दिखा दिया 2000 शेयर, तो उससे 6000 नहीं मिले। डोंट से कि आपके पास में 12 नहीं मिले, ठीक है ना, 6 उसके भी तो पहले थे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि 3 आपकी 6 लाख की कॉल थी, 3 लाख नॉर्मल कोर्स में एडजस्ट हो जाने थे, तो 3 ही देने थे, ठीक है ना। फिर क्या होगा, फोरफिट कर लिया उसके शेयर 2000, तो शेयर कैपिटल 2000 इंटू 10, कॉलिन एरर कितना है, ये रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे 6000, 2 शेयर फोरफीचर बैलेंसिंग फिगर 14। इसे निकालने का एक और तरीका है एक्चुअली में, इसे निकालने का एक और तरीका है कि उसने पैसे कितने दिए, फोरफीचर क्या होता है, उसने पैसे कितने दिए। देखो उसने जो पैसे दिए थे, यू विल से कि उसने तो 3000 शेयर्स पे हमें 18000 दिए थे, तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो 18 क्यों नहीं आ रहा बेटा, क्योंकि एप्लीकेशन पे आपका प्रीमियम भी तो था, एप्लीकेशन में प्रीमियम भी तो था ना। तो अगर आप विदाउट प्रीमियम लेते हो ये अमाउंट हमेशा, तो 3000 पे उसने 6 रुपए के हिसाब से 18 दिए थे, बट 2000 शेयर्स पे 2 रुपए का प्रीमियम उसमें जुड़ा हुआ है, ये प्रीमियम है 4000 का, ये प्रीमियम है बाकी 4000 का, ठीक है ना। तो इसीलिए 14000 आपका फोरफिट हो रहा है। जो फोरफिटेड अमाउंट होता है वो हमेशा विदाउट प्रीमियम होता है, हमेशा अमाउंट विदाउट प्रीमियम होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से आपके पास में जो फोरफिटेड अमाउंट है हमेशा विदाउट प्रीमियम होता है। अगर आप चेक करना चाहते हैं, ये मत बोल देना कि 18 दिए थे तो 18 बन गए, ठीक है ना, वो 14 आएगा विदाउट प्रीमियम होता है। ये अमाउंट हमेशा क्या होता है, फोरफिटेड का अमाउंट विदाउट प्रीमियम, और जो उसने 18 दिए थे उसमें 4000 का प्रीमियम था, ठीक है ना। यस सर। फिर हमने री इशू कितने में करे सर, री इशू हमने करे 8 रुपये में, बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, बैंक में आ जाएगा 2000 इंटू 8, शेयर फोरफीचर में 2000 इंटू 2, 2 रुपये का जो डिस्काउंट दिया, 2 शेयर कैपिटल 20, और बाकी आपका कैपिटल सब में चला गया 14 माइनस 4, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल सब 14 माइनस 4। क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन पॉइंट, मतलब 2 जगह था इनफैक्ट, मैं बोलूंगा पहला पॉइंट जो था वो ये था कि टोटल जो देने थे 6 लाख में से वो 3 लाख ही देने थे, 3 लाख तो पहले ही आ गए थे, मतलब वो तो नॉर्मल प्रोराटा वाली बात थी। जो व्यक्ति ने नहीं दिए उसके 3000 शेयर्स अप्लाइड लिखे, पहले तो ये हमेशा वर्ड देखा करो, वो अप्लाइड दे रहा है कि अलॉटेड दे रहा है, क्योंकि गलती ना कर देना, 3000 अप्लाइड दे रहा है, अलॉटेड देता तो अप्लाइड निकाल के टेबल बनाते इस केस से का इतना, अप्लाइड दे रहा तो अलॉटेड निकाल लिए, मतलब वो देख लेना वर्ड क्या लिखा, अप्लाइड के अलॉटेड। अब उसका देखा, उसका भी तो एक्सेस था 6000, उसका भी तो एक्सेस था ना, तो उसको कौन सा पूरे 12 देने थे भाई, उसके भी तो एक्सेस आ रहे उठ के पहले से, उसने भी तो फालतू दिए थे एप्लीकेशन पे, तो उससे ड्यू ही 6 थे जो उसने नहीं दिए। डोंट से कि उसने 12000 देने थे, जब सारे लोगों के 3 लाख एक्स्ट्रा पड़े थे प्रोराटा अलॉटमेंट पे, तो उन्हें भी तो अपने पास आधे ही देने थे 3 लाख, तो इसको भी तो आधे ही देने थे ना, तो इससे 6,000 की कॉलिन एरर नॉट द 12,000, ठीक है ना। और वो अप्लाइड दे रहा है, अलॉटेड निकालने हैं, उसका भी एक्सेस वाला रोल आ रहा था, ठीक है ना। बाकी जो आप अगर फोरफिटेड अमाउंट बैलेंसिंग फिगर पे ले लोगे ज़्यादा बेटर है, निकालना चाहते हो विदाउट प्रीमियम होता है वो भी निकाल के आपको समझा दिया, वो अमाउंट हमेशा विदाउट प्रीमियम होता है, क्योंकि टोटल में तो 18 दिए उसने, टोटल में तो 18 दिए और उसके अंदर 4000 का क्या प्रीमियम है,
तो फोरफिटेड अमाउंट आपका बन जाएगा, ठीक है ना। बाकी तो ईजी एंट्री थी, इसमें और कुछ नहीं मांगा, क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा टेम क्वेश्चन एक बार पहले भी आया हुआ, हम लेक्चर में भी पूरा करते हैं, उसमें 75,000 वगैरह ऐसे करके था क्वेश्चन, वो भी सेम टाइप का क्वेश्चन था, हमारा लेक्चर में भी होता है, पहले के सेशन मैंने आपको कराया हुआ है वो क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा लास्ट क्या है, एक थ्योरी है, डिफाइन मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स इन ब्रीफ। तो मेजरमेंट और वैल्यूएशन प्रिंसिपल बताना बेटा, ये हमारा वैल्यूएशन वाले कॉन्सेप्ट में आता है, थ्योरी वाले टॉपिक में। तो मेजरमेंट क्या होता है, मॉनिटरी वैल्यू, किस वैल्यू पे दिखाना है किताब में बेसिकली, मेजर किस पे करना है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम को किस वैल्यू मेजर करना है, ठीक है ना। इट इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, प्राइमरली ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ दी मनी। एनी मेजरमेंट डिसिप्लिन उस 3 बेसिक एलिमेंट से डील करता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट, भाई किसको मेजर करना है, सिलेक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड स्केल, कौन सा आपने स्टैंडर्ड स्केल लेना है, भाई आपके जैसे इंडिया के अंदर बात करें रुपीज़ है, डॉलर है, मतलब उसके हिसाब से, इंडिया में रुपीज़ है, बाहर डॉलर है, तो आपका डिसाइड किया जाता है। इवेल्युएशन करना, डायमेंशन ऑफ द मेजरमेंट स्टैंडर्ड और स्केल, इवेल्युएट करना उसको। अब इसमें मेन जो है ना वो बेटा 4 आपके बेसिस बताने हैं, वैल्यूएशन प्रिंसिपल 4 बेसिस क्या वैल्यूएशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट, वो होती है ओरिजिनली एसेट कितने में खरीदा था मान लो, एक होती है करंट कॉस्ट, आज अगर मार्केट से खरीदने का जाऊंगा तो कितने का पड़ेगा, एक होती है रियलाइजेबल वैल्यू, आज अगर बेचूंगा तो कितने का बिकेगा सरल भाषा में, और एक होती है प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू होता है उस एसेट से मुझे फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलेंगे उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू। तो ये 4 बेसिस होते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक्विजिशन प्राइस, करंट कॉस्ट जो हमें देना पड़ेगा अगर आज हम एसेट को खरीदेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू आज अगर हम अपने पास बेचेंगे सेल करेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू वो हो जाता है कि आपके पास फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलेगा उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू होती है, फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलेगा उस एसेट को हम इस्तेमाल करेंगे, यूनिट्स बना के बेचेंगे, उसकी आज की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आती है डिस्काउंट वैल्यू। ये कंप्यूटेशंस वगैरह आपको निकालने आप सीखते भी, गुडविल के अंदर अगर याद होगा ना एन्युटी मेथड, उस लॉजिक से निकलते, बाकी आप ये इंटर फाइनल में सीखते जाके कि कंप्यूटेशन कैसे होती है, आपका सिर्फ डेफिनेशन है। तो 4 बेसिस को ध्यान रखना, 1 लाइन लिख दी बहुत है, ठीक है ना। तो दिस इज आपके पास कंप्लीशन ऑफ योर बेटा पेपर जो है, तो इसके साथ में आपका पूरे का पूरा जो पेपर था वो डिस्कशन हो जाती है, एंड टू एंड मैंने पूरे का पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस कर दिया ऑलमोस्ट 1.25 घंटे के अंदर में। ऑब्वियसली समय लगता है, ठीक है, पेपर को करने में समय लगता है, पर वहाँ पे इसमें चॉइस भी होती है, ये तो हमने सारे के 6 क्वेश्चन आए, 5 करने होते हैं आपको, एक जगह इंटरनल चॉइस भी होती है छोटी सी, ठीक है। बस मैं यही बोलूँगा, आपको कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे पॉइंट में दिक्कत आई होगी तो इसको देख के आपकी क्लैरिटी मिली होगी। कई जगहों पे ऑल्टरनेटिव तरीका होता है प्रेजेंट करने का, वो भी होता है। वर्किंग नोट्स जरूर दिखाए हमेशा, प्लीज वर्किंग नोट्स हमेशा दिखाओ, उसके मार्क्स होते हैं, कहीं पे भी कोई वर्किंग नोट है उसको हमेशा दिखाना है। तो मेक श्योर कि कभी भी उस चीज़ में कोई प्रकार की हम कन्फ्यूजन ना रखें बेटा, ठीक है ना। अपने ऊपर विश्वास रखें, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ती है। काफ़ी बार मैंने बच्चों से बात सुनी तो बच्चे कहते हैं सर पेपर आता था पर करके नहीं आ पाए, क्यों, क्योंकि स्पीड नहीं थी, स्पीड नहीं थी हमारी, तो हम अपने पास प्रैक्टिस नहीं करते थे पहले। तो मेक श्योर आप जितने टेस्ट देंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, हमेशा आपके पास उतने से स्पीड बढ़ेगी। बाकी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, कोशिश करो कम से कम चैप्टर छोड़ने का रिस्क लो। हमेशा मैं कहता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करो। हाँ टाइम कम है, नहीं देख पाए, प्रॉब्लम हो गई थी, फैमिली प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, कुछ भी है, फिर आप रिस्क लेते हैं अपने चैप्टर छोड़ने का, बट जनरली अवॉइड करें किसी चैप्टर को छोड़ने का। कवरेज हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए आपकी, कि स्टडी मटेरियल अच्छा सा है, आरटीपी पीवाईक्यू जैसे मैं जो नोट्स बच्चों को देता हूँ उसके अंदर वो सारी चीज़ ऑलरेडी कवर्ड होती है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। वो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करें, किसी भी चीज़ को छोड़े ना, अपने ऊपर विश्वास रखो, बस तैयारी करते रहो। देखो सीए के मैं ये नहीं कह सकता इट इज़ आपके पास बिल्कुल बहुत आसान है, ईजी है, हाँ मेहनत करोगे तो आसान है, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को अपने ऊपर आप मेहनत करनी है, लगे रहना है, रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, और अपने ऊपर विश्वास रखना है। जो टिकिंग ऑफ बॉक्सेस है वो करना है कि आपने अपने पास में टेस्ट पेपर अपने पास में दिए, मान लीजिए प्रैक्टिस, अपने राइटिंग प्रैक्टिस करी, चीज़ों को याद किया, अच्छे खासे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, तो उसी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। पेपर में स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करी, ठीक है ना, वो सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। बाकी आप लोगों के लिए जो भी और रेलिवेंट वीडियोस है, रेलिवेंट चीज़ें, वो सारी आप लोगों को मिलती रहेगी, ठीक है ना, इसी चैनल बेटा। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, लव यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।